अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ स्क्रीन आपको क्लियर होगी। ओरिएंटेशन क्लास का रेफरेंस देते हुए हम आज की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आपकी जो ओरिएंटेशन क्लास सर कंबर ने ली थी और उन्होंने गाइड किया था कि जो वीक डेज की क्लासेस होंगी ये आप मेरे साथ ले रहे होंगे, और जो वीकेंड क्लासेस हैं सैटरडे संडे वो आप ऑनलाइन लाइव एंड फिजिकल सर कंबर रजा के साथ अटेंड कर रहे होंगे। इन चार क्लासेस जो वीक की होंगी इनमें आपके कोई एरियाज का फर्क नहीं आएगा। हमारे एक सेपरेट एरियाज होंगे। सर कंबर के साथ आप डिफरेंट एरियाज पढ़े होंगे और मेरे साथ आप डिफरेंट एरियाज कवर करते हुए चलेंगे। मैं उनकी ओरिएंटेशन क्लास जहां तक डिस्कशन हुई थी वहां से आगे थोड़ी सी बात करूंगा। वो बात करके हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि जो आपकी फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास सर कंबर के साथ हुई थी उसमें कुछ इंट्रोडक्शन टू टीएक्स एंड बेसिक कैलकुलेशन ये बात इन्होंने स्टार्ट की थी। मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आज फॉर्मली अपने कुछ एरियाज स्टार्ट करूंगा। आज हम फॉर्मली अपना कुछ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। राइट? यहाँ तक सबको क्लियर है भाई कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम आज की क्लास में क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू टीएक्स एंड बेसिक कैलकुलेशन में जो चीज़ रह गई थी हमारी हम उसकी बात करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आप मेरे साथ फॉर्मली वीक डेज में कुछ एरियाज को कवर अप करना शुरू करेंगे। अब मैं ये भी बता दूं कि हमारी आज की क्लास एंड ऑनवर्ड्स हम जो एरियाज कवर अप करेंगे आप मेरे साथ जो पढ़ रहे होगे वो इनकम टैक्सेस में। आज आप इनकम टैक्सेस में यहां से जो एरियाज हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम से लेकर प्रॉपर्टी इनकम तक, तो इनकम टैक्सेस के ये एरियाज हमारे वीक डेज में कवर होंगे और वीकेंड पे सर कंबर के साथ आपका ट्रेडिंग इनकम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी वीकडेज एंड वीकेंड क्लासेस पे कोई क्लैश नहीं आएगा, कोई टॉपिक्स आपके मिक्स एंड मर्ज नहीं होंगे। तो यहां तक अगर हमारी बात हमें दिमाग में बिल्कुल क्लियर है तो हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और येलो हाईलाइटेड एरिया जो है इंट्रोडक्शन टू टीएक्स, इसमें मैं थोड़ी सी बात कंटिन्यू करूंगा लास्ट क्लास के रेफरेंस से, और उसके बाद हम अपने इनकम टैक्सेस में एम्प्लॉयमेंट इनकम की डिस्कशन को शुरू करेंगे। तो आए जरा हमारे पास एक ओरिएंटेशन में आपने ये बात सीखी थी कि टैक्सेशन का कोर्स एक फाइनेंस एक्ट के मुताबिक होता है, और जो अभी करंट एग्जामिनेबल फाइनेंस एक्ट है दैट इज फाइनेंस एक्ट 24। इस फाइनेंस एक्ट 24 के मुताबिक आपका टैक्स का पेपर जून 25 हो सितंबर 25 हो, ये दोनों तो गुजर चुके। अब इफेक्टिवली जो दिसंबर 25 एंड मार्च 26 के एग्जाम सेशंस हैं उनके लिए भी टैक्स का पेपर फाइनेंस एक्ट 24 के मुताबिक आएगा। आपने मेक श्योर करना है कि जो भी स्टडी मटेरियल्स आप यूज कर रहे हो, बेशक वो कैपलन हो, बीपीपी हो, स्टडी हब हो, वहां पे FA24 आपके पास लिखा होगा हेडिंग्स में। तो जो भी स्टडी टेक्स्ट एग्जाम किट आप यूज करें उस पे FA24 की हेडिंग नजर आनी चाहिए। बिकॉज इससे होता क्या है कि जब फाइनेंस एक्सचेंज होता है तो डिफरेंट तरह के टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में फर्क आ जाता है। तो हमें जो हमारे दिसंबर 25 एंड मार्च 26 का एग्जाम सेशन है उसमें हमारा जो फाइनेंस एक्ट है दैट मस्ट बी फाइनेंस एक्ट 24। और चूंकि हम दिसंबर 25 के लिए ये क्लासेस ले रहे हैं तो हमें अब टैक्स का दिसंबर 25 के लिए तमाम चीजें FA24 के मुताबिक पढ़नी होंगी। एंड ऑब्वियसली हम बात करें यूके टैक्स की। ये चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब आपका एग्जाम बुक करने का टाइम आएगा तो वहां पे आपसे वेरिएंट पूछेगा कि कौन सा वेरिएंट आपने टैक्स का देना है। टैक्स के पेपर में चाइनीज वेरिएंट का पेपर भी आता है, पाकिस्तानी वेरिएंट का पेपर भी आता है, लेकिन हम चूंकि पढ़ रहे और पढ़ा रहे यूके टैक्स है तो आपने पेपर सिलेक्शन के वक्त, पेपर बुकिंग के वक्त वहां पे वेरिएंट सिलेक्शन में यूके सेलेक्ट करना है। राइट? अब हमारी कुछ डिस्कशन हो चुकी थी, आपने पेपर फॉर्मेट जान लिया था, आपने टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात कर ली थी, HMRC क्या होता है, ये एक टैक्स गवर्निंग बॉडी है। जिस तरह पाकिस्तान में FBR है तो यूके में HMRC है, हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। इसके बाद आपने टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, ये दो टर्म्स सीख ली थी। फिर आपने बिहेवियर ऑफ टैक्स रेट्स, ये तमाम बातें आपकी इंट्रोडक्शन में कवर हो चुकी थी जो हमारा ओरिएंटेशन में हुआ था। अब यहां जो मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है इसमें कुछ चीजें रहती हैं, वो चीजों की डिस्कशन हम अभी करने जाएंगे। उन चीजों की डिस्कशन यहां से आपके पास एक हेडिंग आ रही है, इनकम टैक्स, पर्सनल टैक्स या इंडिविजुअल पर्सन टैक्सेशन। मैं रिपीट करूं, मैं अभी भी इस येलो हाईलाइटेड पे ही हूं। हम इस इंडेक्स को फॉलो करते हुए अभी हम नंबर 1 पे हैं जिसमें हमने कुछ बेसिक कैलकुलेशंस की बात करनी है। उसके लिए मेरे पास नोट्स में हेडिंग चल रही है इनकम टैक्स, जिसे पर्सनल टैक्स भी कहते हैं। और जब मैं आप कोई भी जिंदा इंसान अपना टैक्स कैलकुलेट करेगा सो दैट इज टर्म्ड एज इनकम टैक्स, पर्सनल टैक्स।
इंडिविजुअल पर्सन टैक्सेशन। कंपनी भी प्रॉफिट्स अर्न करती है, कंपनी भी टैक्स पे करती है, लेकिन जब कंपनी टैक्स पे करती है तो वो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है। नॉन करंट एसिड के डिस्पोजल पे भी टैक्सेस है, जिनको कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। गुड्स की कंजम्पशन, सर्विसेज की कंजम्पशन पे भी टैक्स है, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। एक पर्सन की डेथ के वक्त स्टेट कैलकुलेट होती है, उस पर भी टैक्स है, जिसे इनहेरिटेंस टैक्स कहा जाता है। ये मैंने आपको 2 3 4 एग्जांपल्स इसलिए बताई ताकि हमें पता रहे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज हम इनकम टैक्स की एक बेसिक डिस्कशन करेंगे। इनकम टैक्स कहा जाता है इंडिविजुअल पर्सन के टैक्स को, यानी कि पर्सनल टैक्स की बात कर रहे हैं। सो याद रखिएगा, यूके में जो भी इंसान है, जो भी बंदा है, कोई काम कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, जॉब कर रहा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट स्कीम है, या ओल्ड एज है तो उसको पेंशन मिल रही है, तो किसी भी पर्सन की टैक्सेशन के लिए, जिंदा इंसान की टैक्सेशन के लिए इनकम टैक्सेस का टॉपिक है। और इनकम टैक्स की तमाम कंप्यूटेशन एक फिस्कल ईयर की बेस पे होती है। पहले हमने वर्ड सीखा था फाइनेंस, लेट मी शो यू। सबसे पहले हमने सीखा था फाइनेंस एक्ट 24। अब इस फाइनेंस एक्ट में रहते हुए जब एक इंसान के टैक्स की बात की जाएगी तो उसको बोला जाएगा फिस्कल ईयर। तो इनकम टैक्सेस आर कैलकुलेटेड फॉर द फिस्कल ईयर। इनकम टैक्सेस आर कैलकुलेटेड फॉर द पर्सन फॉर फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर को टैक्स ईयर भी कहा जाता है। तो अगर आप यूके में हो, आपने अपना टैक्स कंप्यूट करना है, तो आपकी टैक्सेशन के लिए वर्ड यूज होगा इनकम टैक्स। और किस टाइम पीरियड के लिए होना है, वो टाइम पीरियड आपका फिस्कल ईयर कहलाता है। वो टाइम पीरियड आपका टैक्स ईयर कहलाता है। इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन फिस्कल ईयर एंड आर एग्जामिनेबल फिस्कल ईयर इज फिस्कल ईयर 24-25। अगर बोले कि भाई आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं, कौन सा फिस्कल ईयर है, तो आपका आंसर होना चाहिए फिस्कल ईयर 24-25। अगर आपसे को पूछे कि भाई आप मार्च 26 में एग्जाम दे रहे हैं टैक्स का, आपका फिस्कल ईयर कौन सा है, योर आंसर मस्ट बी फिस्कल ईयर 24-25। और ये फिस्कल ईयर 24-25 उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट हैं जो अपना एग्जाम जून 25, सितंबर 25, दिसंबर 25 और मार्च 26 तक, यानी कि 4 एग्जाम सेशंस में जब भी कोई बच्चा अपना टैक्स का पेपर देगा, इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए वो फिस्कल ईयर 24-25 को फॉलो करेगा। देखो, हर कंट्री का एक टैक्स ईयर होता है। जिस तरह पाकिस्तान का टैक्स ईयर हर साल 1 जुलाई को स्टार्ट होता है ना, और 12 मंथ के बाद 30 जून को खत्म होता है। तो पाकिस्तान का फिस्कल ईयर क्या है, 1 जुलाई से अगले साल 30 जून। इसी तरीके से जो यूके का फिस्कल ईयर है वो स्टार्ट होता है 6 अप्रैल को और एंड होता है 5 अप्रैल को, 12 मंथ कंप्लीट होने के बाद। नाउ अब चूंकि हम बात कर रहे हैं फिस्कल ईयर 24-25 की, तो ये 6 अप्रैल 24 को स्टार्ट होगा and it will end on 5th April 25. So my dears, एक इंडिविजुअल पर्सन की टैक्स कंप्यूटेशन के लिए फिस्कल ईयर 24-25 फॉलो करना है। इस फिस्कल ईयर के मुताबिक इन डेट्स की हम कंप्यूटेशन सीखेंगे, 6 अप्रैल 24 से 5 अप्रैल 25। और ये कंप्यूटेशन उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जो या तो जून 25 में पेपर दे चुके, सितंबर 25 में पेपर दे चुके, या दिसंबर 25 में पेपर देंगे, या मार्च 26 में पेपर देंगे। तो जरा आप जल्दी से मुझे कंफर्म कर दें कि जितनी भी डिस्कशन ये मैंने की है यहां तक आपको क्लियर है। जितना भी मैंने बताया, इनकम टैक्स बोला जाता है इंडिविजुअल पर्सन टैक्सेशन के लिए, और इंडिविजुअल पर्सन अपना टैक्स फिस्कल ईयर की बेस पे कंप्यूट करता है। हमारे लिए रेलिवेंट फिस्कल ईयर 24-25 है, जो 6 अप्रैल 24 से स्टार्ट होगा और 5 अप्रैल 25 पे एंड होगा। इस पूरे 12 मंथ टाइम पीरियड के लिए वी शैल बी कैलकुलेटिंग द टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। गुड टू नो कि यहां तक आपकी सब बातें क्लियर है। इफ यू वांट टू कॉपी समथिंग यू कैन कॉपी प्लीज। आगे बढ़ते हैं। अब हम चूंकि बात करें कि यूके में रहते हुए एक इंडिविजुअल पर्सन का टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे कंप्यूट होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन। लेट्स से आप यूके में हैं, आप वहां पे कोई जॉब कर रहे हो, कोई काम कारोबार कर रहे हो, आपने कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं, आपने किसी कंपनी के लोन नोट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, या आप एक ओल्ड एज हो गए हो लेकिन तब भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं, तो बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की टैक्स कंप्यूटेशन के लिए हमारे पास 6 तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम आने चाहिए। 5 and +1, 6 तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम देखे जाएंगे।
मैं थोड़ा सा एक चीज गाइड कर दूं, इनकम टैक्स आपने ये पेपर फॉर्मेट में भी डिस्कशन सुनी होगी। ये हमारे पास इनकम टैक्स का एक कंफर्म क्वेश्चन सेक्शन सी में आता है। सेक्शन सी में इनकम टैक्सेस से रिलेटेड एक 15 मार्क्स CRQ आता है। CRQ मींस कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। सेक्शन सी में एक 15 नंबर का CRQ आता है, प्लस इसमें 2 to 4 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए। तो असल में आपको ये लिखने का और बताने का मकसद ये कि आपको एक पेपर वेटेज के हिसाब से पता चल जाए कि इनकम टैक्स का पेपर वेटेज क्या है। 15 नंबर, और अगर वहां पे 2 से 4 सवाल आगे समझो 4 से 8 नंबर वहां पे, यानी कि 20-22 नंबर का ये एरिया आपके पास पूरे पेपर में आता है इनकम टैक्सेस का। और इनकम टैक्स ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा एरिया। आप देखो इनकम टैक्स में ये तमाम बातें आ रही हैं आपके पास। ये इंडेक्स पेज मैंने खोला हुआ है, इनकम टैक्सेस में ये तमाम बातें आ रही हैं आपके पास, जहां पे एम्प्लॉयमेंट इनकम से शुरू होकर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स तक जाता है। देखिए कितने सारे चैप्टर्स हैं। तो ये इनकम टैक्स ऐसा नहीं है कि आज हम बात शुरू करेंगे तो हमारी एक ही दिन में इनकम टैक्स हो जाएगा, नहीं, बल्कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, डिस्कशन एरियाज हैं, और ये सारे के सारे इनकम टैक्स से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट इनकम से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स तक। इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहां पे ये पेपर में आपके पास सेक्शन सी में एक कंफर्म 15 मार्क कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में, और इसके अलावा 2 से 4 क्वेश्चंस आपके पास सेक्शन ए में भी पूछ सकता है। अब इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के लिए हमें बेसिकली किसी भी पर्सन के सोर्सेस ऑफ इनकम देखने होते हैं। याद रखें, अगर आपके पास यूके में रहते हुए 3-4 जगह से पैसा आ रहा है ना, तो इन 3-4 जगह से जो पैसा आ रहा है उस पर अलग अलग टैक्स नहीं लगेगा। टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन के लिए तमाम तरह के सोर्सेस को, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन कैलकुलेट करने के लिए तमाम तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम को ऐड किया जाएगा। वो सोर्सेस ऑफ इनकम हो क्या सकते हैं? व्हाट आर दी पॉसिबल सोर्सेस ऑफ इनकम? नंबर 1 प्रॉपर्टी इनकम, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट इनकम, नंबर 3 ट्रेडिंग इनकम, नंबर 4 इंटरेस्ट इनकम, नंबर 5 डिविडेंड इनकम, एंड नंबर 6 पेंशन इनकम। अब एक चीज गौर करें, अगर आप इसको अपने लाइफ साइकिल पे देख लेना कि पूरी जिंदगी में आप किस किस तरह से पैसा कमा सकते हो, देख सकते हो। लेट्स से हम छोटे बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स के पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, उन्होंने रेंट पे दी हुई थी, और रेंट पे देने की वजह से हम देखते थे हमारे पेरेंट्स को मंथली रेंट मिलता है। तो जो प्रॉपर्टीज रेंट पे दी उससे जो पैसा मिल रहा है उसको नाम दिया जाएगा प्रॉपर्टी इनकम, विच इज द नंबर 1। फिर आप कुछ बड़े हुए, आपने ACCA क्वालिफाई किया, जॉब पे चले गए, तो वहां से अब आपको एम्प्लॉयर से पैसा मिलना शुरू हुआ, तो नौकरी से जो पैसा मिला वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम। बचपन से देख रहा था पेरेंट्स ने प्रॉपर्टीज रेंट पे दी थी, पैसा कमा रहे थे, वो प्रॉपर्टी इनकम था। फिर आपकी अपनी एक इनकम जुड़ गई, साथ में आप जॉब पे लग गए, तो वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम। फिर आपने कहा यार ऐसा करता हूं, कुछ मेरे पास पैसा जमा हो गया और मैं कोई पार्ट टाइम काम शुरू कर देता हूं। तो जब आपने ऐसा कोई पार्ट टाइम काम या फुल टाइम काम, अपना एक बिजनेस काम कारोबार शुरू किया, तो उससे मिलने वाली इनकम आपकी ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम। प्रॉपर्टीज रेंट पे देके जो पैसा मिले वो प्रॉपर्टी इनकम, जॉब से जो पैसा मिले वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम, फुल टाइम काम या पार्ट टाइम काम से जो पैसा मिले, फुल टाइम काम या पार्ट टाइम काम से जो पैसा मिले वो आपके लिए ट्रेडिंग इनकम। देर आफ्टर आपने कहा कि भाई आपने कुछ किसी कंपनी के कुछ लोन नोट्स खरीद लिए, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इन लोन नोट्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करके अब जो आपको पैसा मिल रहा है दैट इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट इनकम। या आपने बैंक में कोई फिक्स अमाउंट में पैसा रखवा दिया, आपने बैंक के फिक्स अकाउंट में पैसा रखवा दिया, उस पर आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है, दैट इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट इनकम। फिर आपको पता चला यार शेयर्स भी कुछ चीज होते हैं, आपने शेयर्स में कुछ पैसा लगा दिया, अब उन शेयर्स इन्वेस्टमेंट में जो पैसा लगाया उससे जो आपको इनकम मिल रही है दैट इज डिविडेंड इनकम। उस पर जो रिटर्न मिल रहा है, शेयर्स इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है उसको डिविडेंड इनकम कहा जाता है। और एक लास्ट में लिखा हुआ है कि एक स्पेसिफिक एज के बाद अब आप कोई काम कारोबार नहीं कर रहे, आप फारिग बैठे हुए हो, आप ओल्ड एज हो गए हो, तब भी आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा है, दैट इज पेंशन इनकम। सो बच्चा हम बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स सेक्शन सी में 15 नंबर का सवाल आता है, और इनकम टैक्स एक सिंगल टॉपिक नहीं है। इनकम टैक्स की हेडिंग में ये एम्प्लॉयमेंट इनकम से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स तक ये सारा एम्प्लॉयमेंट इनकम है, जिसमें ये कुछ एरियाज आप वीकडेज क्लासेस में पढ़ेंगे और यहां से यहां पे आप इनकम टैक्सेस में वीकेंड क्लासेस पे पढ़ेंगे। एनीवेज हम यहाँ पे बेसिस की बात कर रहे हैं कि एक इनकम टैक्स कहा किससे जाता है, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन को।
एक इंडिविजुअल पर्सन के टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें उस पर्सन के सोर्सेज ऑफ इनकम देखने हैं। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के मैक्सिमम लाइफ साइकिल में 6 तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। प्रॉपर्टी इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेंशन। दोबारा से, प्रॉपर्टी इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ट्रेडिंग इनकम, पेंशन इनकम। लाजमी नहीं कि आप इनको इसी तरतीब से लिखो, इसी तरतीब से याद करो, ये तो मैंने अपने नोट्स में वैसे ही लिख दिया। बहरहाल ये 6 सोर्सेज ऑफ इनकम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के हो सकते हैं। अब हमें इनकम टैक्स तक जाना है। इनकम टैक्स जाने के लिए तमाम तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम को एडप्ट किया, यू विल गेट द टोटल इनकम। इस टोटल में से टैक्स वालों ने बोला कि जाओ कुछ अमाउंट पे हम आपको कोई टैक्स नहीं लगा रहे, कुछ अमाउंट इन्होंने हमारी टैक्स फ्री कर दी। बोला इतनी अमाउंट तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो जितनी अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं है, जिसको मैं टैक्स फ्री इनकम लिख रहा हूं, टैक्स फ्री इनकम बेसिकली जो इसका ऑफिशियल टर्म है, जो आपको बुक्स में किट्स में नजर आएगा, वो पर्सनल अलाउंस है। एक पर्सन के इनकम टैक्स के लिए 6 सोर्सेज को एडप्ट किया, टोटल इनकम तक गए, टोटल में से कुछ इनकम छोड़ दी जो कि एचएमआरसी, जो कि यूके टैक्स गवर्निंग बॉडी है, उसने कहा कि इतनी अमाउंट तक हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। पर्सनल अलाउंस माइनस हुआ। पर्सनल अलाउंस माइनस होने के बाद आपके पास अब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो गई। अब ये पर्सनल अलाउंस आप देखो यहाँ पे 12570 का है। ये अमाउंट मेरी बताई गई नहीं है, ये अमाउंट एचएमआरसी की बताई गई है। हर साल में जो फाइनेंस एक्ट का आता है चेंज, उसमें डिफरेंट तरह के टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस होते हैं। तो ये जो पर्सनल अलाउंस है 12570, ये मेरी बताई गई अमाउंट नहीं है, ये हमें एचएमआरसी ने बताया, और एचएमआरसी ने ये पर्सनल अलाउंस दिया हमें फिस्कल ईयर 24-25 के लिए। क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की टैक्स कंप्यूटेशन के लिए फिस्कल ईयर 24-25 यूज होगा, जो कि 6 अप्रैल 24 से स्टार्ट होगा, 5 अप्रैल 25 तक जाएगा। इस पूरे फिस्कल ईयर के लिए जो पर्सनल अलाउंस हमें अलाउड है दैट इज 12570। ये पर्सनल अलाउंस की फिक्स अमाउंट है, जो कि थ्रू आउट हमारे क्वेश्चंस में हम माइनस करते हुए चलेंगे। जी, मैं अभी आपको एक फाइल ओपन करके दिखाता हूं, जिसमें थोड़ी देर में एक फाइल ओपन करूंगा जिसमें पूरे टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस आपको दिखा दूंगा। टैक्स के पेपर में 4-5 पेज की इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एग्जाम आप अपने पास ओपन कर सकते हो। एग्जाम स्क्रीन में लेफ्ट हैंड बॉटम पे, उल्टे हाथ की निचली साइड पे, लेफ्ट हैंड बॉटम पे कुछ एक ऑप्शन आता है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो टैक्स टेबल्स आपके पास आएंगे। तो टैक्स टेबल्स में आप जाके देखोगे 4-5 पेज की इंफॉर्मेशन है। ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम यू कैन ओपन अप एंड आप उसमें से चीजें देख सकते हैं। एंड पर्सनल अलाउंस इज वन ऑफ द थिंग जो कि वहां पे आपको अवेलेबल होगी। और फिजिकल ईयर 24-25 के लिए पर्सनल अलाउंस है 12570। तो बच्चा मैं इस स्लाइड को कंक्लूड करता हूं। हमने कहा इनकम टैक्स 15 नंबर का सीआर किया होता है, सीआरक्यू आता है सेक्शन सी में, और इसके अलावा 2 से 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में भी आ सकते हैं। इनकम टैक्स कहा जाता है एक इंडिविजुअल पर्सन के टैक्स को। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, आप, मैं, कोई भी दूसरा तीसरा चौथा शख्स जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है, उसकी टैक्सेशन के लिए उसके हम तमाम तरह के सोर्सेज देखेंगे। किसी भी पर्सन के मैक्सिमम 6 तरह के सोर्स हो सकते हैं, लेकिन कोई कसम नहीं है कि हर किसी के 6 ही होने चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम होगा। अगर आप जॉब के साथ अपना काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट के साथ ट्रेडिंग इनकम भी होगा। अगर मैं साथ में कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी है और मेरा एक बिजनेस भी है, तो मेरी इंटरेस्ट इनकम होगी और मेरा ट्रेडिंग इनकम होगा। तो मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, लेकिन 6 ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। किसी इंडिविजुअल पर्सन के आपको शायद 2 सोर्स ऑफ इनकम नजर आए, किसी इंडिविजुअल पर्सन के शायद आपको 5 सोर्स ऑफ इनकम नजर आए, किसी इंडिविजुअल पर्सन की शायद आपको क्वेश्चन में 3 सोर्सेस ऑफ इनकम दिए गए हों। तो दैट डिपेंड्स, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। बहरहाल जितने भी सोर्सेस ऑफ इनकम होंगे, इन सबको वी विल ऐड टू गेट द टोटल इनकम। टोटल इनकम में से फिर एक टैक्स फ्री इनकम पर्सनल अलाउंस के नाम से माइनस होगी। ये पर्सनल अलाउंस माइनस होने के बाद जो कि 12570 का है, यू विल गेट द टैक्सेबल इनकम। अब ये टैक्सेबल इनकम इज बेसिकली वो इनकम है जिस पे अब आपने मल्टीप्लाई करने टैक्स रेट्स। इस टैक्सेबल इनकम पे आपने मल्टीप्लाई करवाने हैं टैक्स रेट्स। ये टैक्स रेट मल्टीप्लाई करवा के वी विल गेट द आईटीएल। आईटीएल स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स लायबिलिटी। आईटीएल स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो बच्चा ये हमने कहा कि टोटल इनकम टैक्सेस के लिए तमाम तरह के सोर्सेज को एडप्ट किया, टोटल तक गए, पर्सनल अलाउंस माइनस किया, टैक्सेबल इनकम आ गई, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट मल्टीप्लाई करेंगे, इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम
इसी इनकम टैक्स में एक इंडिविजुअल पर्सन की टैक्स कंप्यूटेशन में आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि किसी भी इंसान का टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तमाम तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम को एडअप किया, टोटल तक गए। टोटल में से पर्सनल अलाउंस माइनस किया 12570 का, तो टैक्सेबल इनकम आ गई। अब इस टैक्सेबल इनकम का मतलब कि ये वो इनकम है, अब इस इनकम को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकम टैक्स रेट्स के साथ, और इनकम टैक्स रेट्स के साथ जब टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगी। तो जो सेक्शन सी में 15 नंबर का सीआरपी आता है ना इनकम टैक्स का, उसका एंड यहां पे जाके होता है। टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए तमाम तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम को एडअप किया, विच में भी मैक्सिमम 6, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेंशन, इन सबको एडअप किया, टोटल तक गए, पर्सनल अलाउंस माइनस किया, टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट मल्टीप्लाई करने हैं, इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब मैं आपको साथ में ओपन करके दिखाता हूं कि एक पूरी इंफॉर्मेशन आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में गिवन होती है, आपके एग्जाम में दिया गया होता है। लेट मी ओपन दैट फाइल। अब जरा देखें, ये एक हेडिंग चल रही है हमारे पास, टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस। ये जितनी भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में दी गई होती है। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज और ये फिफ्थ पेज, ये तमाम इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम आप ओपन कर सकते हो। ये तमाम टैक्स रेट्स और अलाउंसेस के नाम से तमाम चीजें आपके एग्जाम टाइम में आप देख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको कुछ देर पहले एक चीज हाईलाइट की थी, और मैंने आपको बताया था कि टोटल इनकम से पर्सनल अलाउंस माइनस करके टैक्सेबल इनकम तक जाया जाता है, तो ये पर्सनल अलाउंस आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में गिवन होता है। अगर ये अमाउंट आप भूल भी जाओ तो गम नहीं है, आप ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम ओपन करके देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, अभी जो मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, कि जब आपने टैक्सेबल इनकम पे सोर्सेस ऑफ इनकम को एडअप किया, टोटल किया, पर्सनल अलाउंस माइनस किया, टैक्सेबल इनकम आया, इस टैक्सेबल इनकम को जब आपने मल्टीप्लाई करना है टैक्स रेट्स के साथ, तो इनकम टैक्स लायबिलिटी तक जाने के लिए अब जो टैक्स रेट्स वगैरह हैं ये कहाँ हैं, क्या हमें ये जबानी याद रखने, ये एग्जाम में भी दिए गए होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये कुछ परसेंटेजेस इनकम टैक्स के रेट्स आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में अवेलेबल है। दिया तो होते, लेकिन इंफॉर्मेशन को समझना और समझ के एप्लीकेशन करना, दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक चीज ये भी है, बेसिक रेट, हायर रेट, एडिशनल रेट, और ये कुछ अमाउंट्स वगैरह आपके पास दी गई हैं, इनकी हम जरा यहाँ पे बात करते हैं। हमारे नोट्स में भी ये स्लाइड मौजूद है। तो देखो, ये जो टैक्स रेट्स हमने हाईलाइट किया ना कि टैक्सेबल इनकम को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करवाओ, आईटीएल कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे बेसिकली 3 तरह के रेट्स हैं। एक बेसिक रेट है जिसका परसेंटेज है 20%, एक हायर रेट है जिसका परसेंटेज है 40%, और एक एडिशनल रेट है जिसका परसेंटेज है 45%। जो बंदा 20% पे टैक्स दे रहा होगा उसको नाम देंगे बेसिक रेट टैक्स पेयर, बीआरटीपी। अगर इसी तरीके से आप यूके में हो और लेट से आप 40% पे टैक्स दे रहे हो, कब देना है, कैसे देना है, वो भी हम सीखेंगे, यही तो हमने सीखना है बच्चा। लेकिन लेट से यू आर इन यूके एंड यू आर पेइंग टैक्स एट 40%, तो आपका स्टेटस होगा, आप कहलाओगे हायर रेट टैक्स पेयर। और अगर यूके में एक बंदा 45% पे टैक्स दे रहा है, तो दैट पर्सन वुड बी टर्म्ड एज, उसका स्टेटस होगा एडिशनल रेट टैक्स पेयर। तो जो बेसिक रेट वाला बंदा है वो बेसिक रेट टैक्स पेयर, जो 40% वाला टैक्स पेयर है वो हायर रेट टैक्स पेयर, और जो 45% वाला टैक्स पे कर रहा होगा वो एडिशनल रेट टैक्स पेयर, एआरटीपी, एचआरटीपी, बीआरटीपी। नाउ, अब ये टैक्स रेट्स अप्लाई किस तरह होने हैं? दीज आर अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स, इन द फॉर्म ऑफ लिमिट्स। आसान अल्फाज में बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे 40,000 आ गया, टैक्सेबल इनकम यहां पे कोई एक्स अमाउंट थी, इस एक्स अमाउंट में से पर्सनल अलाउंस माइनस किया, टैक्सेबल इनकम 40,000 आ गई। अब ये जो लिमिट्स है ना, ये भी आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में गिवन होती हैं। ये जो मैं लिमिट्स लिखी हुई है, जिसको मैं टैक्स बैंड्स का नाम दे रहा हूं या लिमिट्स का नाम दे रहा हूं। आपने चेक किया कि यार फर्स्ट बैंड लिमिट 1 से लेकर 37,700 पाउंड है, 1 पाउंड टू 37,700। सेकेंड बैंड लिमिट 37,701 से लेकर 125,140 तक है, और ये थर्ड बैंड लिमिट 125,141 से ज्यादा है। ये बैंड लिमिट्स आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में भी गिवन है।
यानी कि अगर इनकम रेंज इसके अंदर है तो बंदा 20% पे टैक्स देगा, इनकम रेंज अगर इससे ज्यादा हुई तो फिर 40% लिखा हुआ है, और अगर इनकम रेंज 125,141 से ज्यादा है तो 45% लिखा है। लिखने और एप्लीकेशन में फर्क है। अब जरा समझना, जो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि 40,000 है, अब देखने को आप बोलोगे कि सर ये 40,000 37,700 से ज्यादा है तो डायरेक्टली इस पे 40% लगा दो। अगर आप डायरेक्टली इस तरह अप्लाई कर दोगे गलत हो जाएगा, बैंड्स अप्लाई नहीं होंगे। ये तो आपने डायरेक्टली अप्लाई किया, आपने कहा 40,000 इज मोर देन 37,700, तो ये इस लिमिट में फॉल कर रहा है, इस लिमिट में अगर फॉल कर रहा है तो उसका रेट 40% होना चाहिए, ऐसा अगर सोचोगे तो गलत है। बैंड लिमिट्स के हिसाब से चलना है। आपने कहा इसमें से कुछ अमाउंट तक, जो कि फर्स्ट बैंड लिमिट है 37,700, इतनी अमाउंट तक जो अमाउंट है उस पर लगेगा 20%, और 40,000 में से 37,700 माइनस किया। कैन यू प्लीज टेल मी द डिफरेंस? 40,000 में से अगर 37,700 माइनस करूं तो फिर डिफरेंस कितना आ रहा है? कैन यू क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। जी, कितनी अमाउंट आ रही है? 40,000 में से 37,700 हमने सेपरेट कर दिया और बाकी अमाउंट हमने यहां पे लिख दी 2,300। तो 2,300 आपने कहा ये एक ऐसी अमाउंट है जो कि 37,700 से ज्यादा है, इधर से लेकर यहां तक फॉल कर रही है, 37,700 से ज्यादा है, 125,141 से 140 से कम है, तो इतनी अमाउंट तक टैक्स लगना चाहिए 40%। डायरेक्टली डिसाइड नहीं करना कि 40,000 इससे ज्यादा है तो डायरेक्टली 40% लगा दो, तो भाई बैंड लिमिट्स इस तरीके से अप्लाई होती है जैसे मैंने आपको यहां सिखाया, दोबारा सीखे। आपने कहा 40,000 में से 37,700 को अलग कर लो क्योंकि ये फर्स्ट बैंड लिमिट है, और जो भी एक्स अमाउंट है ये अलग कर लो। ये एक्स अमाउंट आपने कैलकुलेट की, आपने बताया 2,300 है। 37,700 तक जो टैक्स रेट लगना चाहिए वो 20% लगना चाहिए, और इससे ऊपर की जो अमाउंट है उस पर टैक्स रेट लगना चाहिए 40%। एक अमाउंट यहां पे कैलकुलेट होगी, एक अमाउंट यहां पे कैलकुलेट होगी, दोनों का एडअप करके आप कहेंगे कि नाउ दैट इज आवर इनकम टैक्स लायबिलिटी। ये आपकी टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट इस तरीके से होनी। होप के यहां तक सबको बात क्लियर है। ये बात हम सिर्फ ऐसी नहीं कि जबानी कलामी हम डिस्कस कर रहे हैं, हम इसकी अभी कुछ एग्जांपल्स भी कर रहे हैं और आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 1 में आपको टोटल इनकम दी गई है 30,000, और रिक्वायरमेंट में कह रहा है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो। बच्चा यहाँ पे देखो, टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछी आपसे, सिर्फ इसी बॉक्स का पूछा गया जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसके अंदर रहते हुए आपसे काम पूछा गया। टोटल दी गई है, टैक्सेबल पूछी है। टोटल इनकम आपको दी गई है 30,000, तो हमने फौरन से कैलकुलेट किया, हमने कहा टोटल इनकम इज 30,000। टोटल में से पर्सनल अलाउंस माइनस किया जाता है, पर्सनल अलाउंस 12570 का है। हमारी रिक्वायरमेंट इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं है, हमें सिर्फ टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। टैक्सेबल इनकम बच्चा इसको कहा जाता है, ये पर्सनल अलाउंस माइनस होने के बाद जो अमाउंट है ये टैक्सेबल इनकम है। जिस तरह मैंने एज्यूम किया था ना पिछली स्लाइड पे एग्जाम्पल में 40,000, इस एग्जाम्पल वन में हमसे यही पूछा जा रहा है, ये बताओ कितनी होगी। शफीक, टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछी आपसे बेटा, आपसे पूछा गया टैक्सेबल इनकम। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक काम करना है, जो एग्जामिनर ने पूछा हो उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। अगर रिक्वायरमेंट में आपसे टैक्सेबल इनकम पूछा हुआ है तो हम वन स्टेप फॉरवर्ड जाके आईटीएल नहीं बताएंगे, हम इनकम टैक्स लायबिलिटी तक कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो आपने कहा टोटल इनकम में से पर्सनल अलाउंस माइनस किया तो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो गई, और टैक्सेबल इनकम मेरे पास आ रही है 17430। ये आंसर है आपका। जी यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? अब देखें एग्जाम्पल टू में हमसे क्या पूछ रहा है। एग्जाम्पल टू में हमसे पूछ रहा है कि भाई टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। रिक्वायरमेंट अगेन एग्जाम्पल वन वाली है, अभी भी इस सवाल में इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछी गई, सिर्फ टैक्सेबल इनकम पूछी गई। इस सवाल में आपको टोटल इनकम दी गई है 10,000। अगर इसमें से हम पूरा पर्सनल अलाउंस जो कि टैक्स रेट एंड अलाउंसेस में गिवन होता है, अगर वो मैं माइनस करवा दूं तो टैक्सेबल इनकम तो यहाँ पे नेगेटिव फिगर क्रिएट हो जाएगा। नेगेटिव फिगर क्रिएट हो जाएगा 2570। इसका मतलब बताओ क्या है? इसका मतलब ये कि अब हम टैक्स अथॉरिटी से, अब हम गवर्नमेंट को टैक्स दे नहीं रहे, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि हमें टैक्स दे दो।
नेगेटिव टैक्सेबल इनकम का मतलब अब हम टैक्स देने की बजाय टैक्स लेने वाले बन गए। तो भाई हम तो टैक्स लेने वाले नहीं, हम तो टैक्स पेयर्स हैं। अगर ऐसी कभी सिचुएशन हो कि जहां पे टैक्सेबल इनकम नेगेटिव आ रही हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन में अगर टोटल इनकम पर्सन हाउस से कम हो तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे इस एग्जाम्पल में 10,000 है, तो मैं पर्सनल अलाउंस भी 10,000 ही रखूंगा, ताकि मेरी टैक्सेबल इनकम नील हो जाए, नेगेटिव क्रिएट ना हो। मैं अभी एक नोट भी लिखवा दूंगा यहां पे। और जब हम किसी भी अवेलेबल अमाउंट को कम करके यूज करेंगे, जैसे 12570 को हमने कम करके 10,000 यूज किया, तो हम इसके साथ एग्जाम में एक कुछ लिखेंगे। हम लिखेंगे रिस्ट्रिक्टेड पर्सनल अलाउंस। किसी भी चीज को कम करना मतलब रिस्ट्रिक्टेड, हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया। तो जहां पे 12570 अवेलेबल था लेकिन हमने कम करके यूज किया, तो इसको हम नाम देंगे रिस्ट्रिक्टेड पर्सन हाउस। मैं इसको जरा क्लियरली लिख देता हूं। सो कोई भी अवेलेबल अमाउंट अगर हम टैक्स में कम करके यूज करेंगे, सो दैट इज टर्म्ड एज रिस्ट्रिक्टेड पर्सनल अलाउंस। हमने यहाँ पे पर्सन हाउस पूरा यूज नहीं किया क्योंकि नेगेटिव टैक्सेबल इनकम आ रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमने अपना रिस्ट्रिक्टेड पर्सन हाउस माइनस किया। एक एक नोट लिख देते हैं। 2 पॉइंट्स लिख रहा हूं। पर्सनल अलाउंस हमारी इनकम को कैन रिड्यूस, टैक्सेबल इनकम को ये कम करता है। और कहां तक कम कर सकता है? पर्सनल अलाउंस कैन रिड्यूस टैक्सेबल इनकम टू नील, इसको नील तक तो ले जा सकता है, लेकिन बट कैन नॉट क्रिएट अ नेगेटिव फिगर। कि पर्सनल अलाउंस हमारी टैक्सेबल इनकम को नील तो कर सकता है, लेकिन नेगेटिव फिगर क्रिएट नहीं कर सकता। होप के यहां तक बात सबको क्लियर होगी। जल्दी से जरा बता देंगे प्लीज तमाम बच्चे। सो पर्सनल अलाउंस कैन रिड्यूस द टैक्सेबल इनकम टू नील। कि पर्सनल अलाउंस हमारी टैक्सेबल इनकम को नील तो कर सकते हैं, लेकिन एक नेगेटिव फिगर क्रिएट नहीं करके दे सकता। अभी भी हमारी और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी की, जो बेसिक कैलकुलेशन है उसको समझने के लिए। यहां तक जल्दी से कंफर्म कर दें। आर यू गाइस क्लियर? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। अब इस क्वेश्चन में हमें टैक्सेबल इनकम तक नहीं जाना, बल्कि उससे भी एक स्टेप आगे जाके टैक्स रेट्स मल्टीप्लाई करवा के इनकम टैक्स लायबिलिटी तक जाना है। और इस क्वेश्चन में जो हमें दी गई है टोटल इनकम 35,000 एंड द रिक्वायरमेंट इज टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो मैंने अपना पैटर्न स्टार्ट किया। हमें मालूम है हमारा पैटर्न क्या है। हम सबसे पहले टोटल इनकम लिखते हैं। टोटल इनकम इज गिवन एज 35,000। इसमें से हमें पर्सनल अलाउंस यानी कि जितनी अमाउंट तक कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री इनकम इज टर्म्ड एज पर्सनल अलाउंस, माइनस किया। सो वी आर गेटिंग द टैक्सेबल इनकम विच इज 22430। अब आपने नोट किया यार, 22430 एक ऐसी अमाउंट है जो फर्स्ट बैंड लिमिट में आ रही है। ये 1 पॉइंट से ज्यादा है लेकिन 37,700 से कम है। तो 22430 एक ऐसी अमाउंट है जो फर्स्ट बैंड लिमिट में आ रही है, यानी कि इस पर्सन का टैक्स रेट 20% लगेगा मैक्सिमम। और जो बंदा मैक्सिमम 20% का टैक्स दे रहा हो उसको नाम दिया जाता है बेसिक रेट टैक्स पेयर। तो ये 2-3 चीजें जो मैंने यहाँ पे आपको सिखाई, सबसे पहले मैं इनको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। मैंने कहा इस सिचुएशन में पर्सन का स्टेटस हमने डिफाइन किया, पर्सन इज अ बेसिक रेट टैक्स पेयर। वाई? बिकॉज टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 37,700। बेसिक रेट बैंड लिमिट से टैक्सेबल इनकम आपकी कम है। तो एक ऐसा पर्सन जिसकी टैक्सेबल इनकम बेसिक रेट बैंड लिमिट से कम हो, तो उसका स्टेटस बनता है बेसिक रेट टैक्स पेयर। अब हमने आगे टैक्स रेट्स मल्टीप्लाई करने हैं, और इस पर्सन का मैक्सिमम जो टैक्स रेट होगा वो 20% पे जाएगा। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए अब हमने कहा बैंड लिमिट लिखी। मैंने कहा फर्स्ट बैंड लिमिट 1 पॉइंट से स्टार्ट होती है और 37,700 तक जाती है। ये वाली जो अमाउंट है 22430, ये इसी बेसिक रेट बैंड लिमिट में आ रही है। तो इन दैट केस मैक्सिमम टैक्स रेट वुड बी 20%। तो 22430 का 20% दैट इज 4486, एंड दैट इज योर इनकम टैक्स लायबिलिटी। 4486 will be your income tax liability. Very good.
आई होप कि यहां तक आपको ये बात अगर समझ में आई है, सो नाउ यू कैन इजीली अटेम्प्ट एग्जाम्पल नंबर 4। मैं अपनी वीडियो को पॉज करता हूं, आप एग्जाम्पल 4 क्विकली जरा सॉल्व करें, फिर मैं रिज्यूम करूंगा। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 4। टोटल इनकम इज गिवन एज 57,850 एंड रिक्वायरमेंट इज टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स लायबिलिटी। हमें अगेन मालूम है हमारे रेलिवेंट स्टेप्स क्या हैं। हम सबसे पहले टोटल इनकम पे जाते हैं। 57850 में से हम पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे, विच इज 12570। पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद वी गेट टैक्सेबल इनकम। नाउ द टैक्सेबल इनकम इज कैलकुलेटेड एज 57850 में से अगर मैं पर्सनल अलाउंस माइनस कर दूं, दैट इज 45,280। 45,280 मैं आपको पिछली स्लाइड पे लेके जाना चाह रहा हूं। 45,280 इससे ज्यादा है, 37,700 से ज्यादा है, लेकिन इस लिमिट में आ रहा है। 37,701 से ज्यादा है और 125,140 से कम है। आप देखो 45,280 इन दो अमाउंट्स के दरमियान है। फर्स्ट बैंड लिमिट से ज्यादा है, सेकंड बैंड लिमिट से कम है। हम क्या करें यहाँ पे, हमने कहा ऐसा पर्सन अब टैक्स दे रहा होगा मैक्सिमम 40% पे, तो इसका स्टेटस डिफाइन कर दिया। पर्सन का स्टेटस बन गया हायर रेट टैक्स पेयर, लेकिन टैक्स अप्लाई होता है इन द फॉर्म ऑफ बैंड लिमिट्स। हमने कहा 45,280 इज मोर देन बेसिक रेट बैंड लिमिट ऑफ 37,700, बट एट द सेम टाइम इट इज लेस देन 125,140। 45,280 37,700 से ज्यादा है, लेकिन 125,140 से कम है। अब टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए हमने बेसिक रेट बैंड लिमिट लिखी 1 से लेकर 37,700, और हमने कहा इस 45,280 में से जितनी अमाउंट बेसिक रेट बैंड लिमिट तक है इस पे टैक्स लगेगा 20%, विच इज 7,540। अब 37,701 से आगे बढ़ो। 37,701 से आगे बढ़ो। अब टोटल बंदे की इनकम है कितनी टैक्सेबल, दैट इज 45,280। 45,280 में से 37,700 तक तो 20% लगा दिया। बाकी जो अमाउंट बची इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट बची दैट इज 7,580। इतनी अमाउंट तक टैक्स लगना चाहिए 40% पे, तो अगर इसको 0.4 ले लूं तो 3032। इन दोनों को क्लब करके अब हम कैलकुलेट करेंगे इनकम टैक्स लायबिलिटी। ये दोनों अमाउंट अगर एडअप कर लें तो ये अमाउंट बनती है 10572। 10,572 इज अ टैक्स लायबिलिटी। बच्चा डायरेक्ट नहीं करना ना, बैंड लिमिट्स बैंड को फॉलो करना है आपने। अब आपको क्लियर है ये चीज। गलती होगी कोई बात नहीं, आपने एफर्ट की, दैट्स रियली अप्रिशिएटेड। आप प्रैक्टिस अपने साथ साथ में इसी तरीके से करते रहे। जी यहां तक सेट है, तो आगे बढ़ूं। अगली स्लाइड पे भी हमारे कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं, हम उसको भी अटेम्प्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट एक एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में अमाउंट दी गई 1,12,000 की और रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स लायबिलिटी। लेकिन देखो यहाँ पे ये अमाउंट दी गई कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पिछली अगर 4 एग्जाम्पल में हाईलाइट करूं तो ये टोटल इनकम दी गई थी, यहाँ भी टोटल था, यहाँ भी टोटल था, यहाँ भी टोटल था। तो जब भी टोटल दी गई थी पर्सनल लॉस माइनस करके टैक्सेबल तक आए थे। जब भी टोटल दी गई थी पर्सनल लॉस माइनस करके टैक्सेबल तक आए थे। लेकिन अब यहाँ पे जो गिवन अमाउंट है वो डायरेक्टली टैक्सेबल इनकम है, यानी कि ऑलरेडी पर्सनल अलाउंस माइनस हो चुका है। अब अगर ऑलरेडी माइनस हो चुका है पर्सनल अलाउंस, तो आप इसको दोबारा से माइनस नहीं कर दोगे। आपने कहा एक एक्स अमाउंट थी आपकी टोटल इनकम, जिसमें से पर्सनल अलाउंस ऑलरेडी माइनस हो चुका है, और डायरेक्टली अब आपको टैक्सेबल इनकम क्वेश्चन में दी गई है विच इज 112,000, 1,12,000। अब ये आपके पास पर्सनल अलाउंस माइनस होने के बाद डायरेक्टली टैक्सेबल इनकम दी गई थी, वेरी राइट। अब आप फिर गौर करो, 112,000, 1,12,000 एक ऐसी अमाउंट है जो हमारी बेसिक रेट से लिमिट से ज्यादा है, यानी कि ये अमाउंट 1,12,000 इससे ज्यादा है, लेकिन 125,140 से कम है। देन अगेन ये बेसिक रेट बैंड लिमिट से ज्यादा है, 37,700 से ज्यादा है, लेकिन 125,140 से कम है। इन दोनों के इन बिटवीन ये अमाउंट आ रही है। इसका मतलब बंदा दोनों तरह के टैक्स देगा और मैक्सिमम 40% तक जाएगा। तो पर्सन का स्टेटस हो जाएगा हायर रेट टैक्स पेयर। पर्सन का स्टेटस हो जाएगा हायर रेट टैक्स पेयर। तो मैंने इसको लिखा यहां पे, मैंने कहा पर्सन स्टेटस वुड बी हायर रेट टैक्स पेयर। व्हाई? बिकॉज
this 112,000 is more than basic rate band limit of 37,700, but it is less than 125,140. सो मैक्सिमम जो हायर रेट टैक्स पेयर है वो मैक्सिमम उसका टैक्स रेट जाता है 40% तक। अगर आप साथ में खुद सॉल्व कर लो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैंने टैक्स बैंड अप्लाई करना शुरू किया। मैंने कहा बेसिक रेट बैंड लिमिट 1 से लेकर 37,700 तक होता है। इस 112,000 में से जितनी अमाउंट बेसिक रेट में फॉल करी यहां तक टैक्स रेट होगा 20%, 7540। फिर 37,701 से शुरू हो जाओ और अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम तक जाओ। 112,000 में से 37,700 माइनस करो, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 74,300। टू दिस एक्सटेंड टैक्स रेट लगेगा 40%। तो अगर इसका 0.4 ले लूं तो ये आ गया 29720। दोनों का एडअप करके वी आर गेटिंग द टैक्सेबल इनकम एज, टोटल टैक्सेबल इनकम आ गया 37260। परफेक्टली आंसर्ड। बेस्ट हो गया, आपने साथ ही सॉल्व कर लिया, दैट्स गुड। अब अगेन मैं अपनी वीडियो को पॉज कर रहा हूं, आप बच्चे जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करें। वहां भी नोट करें जो आपको इनकम दी गई है वो भी पर्सनल लॉस माइनस होने के बाद डायरेक्टली टैक्सेबल इनकम दी गई है, और रिक्वायरमेंट में आपसे टैक्स इनकम टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम योर साइड प्लीज। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में टैक्सेबल इनकम आपको दी गई है। देन अगेन आपके पास कुछ टोटल होगा, उस टोटल में से यकीनन पर्सनल अलाउंस माइनस हो चुका है। माइनस होने के बाद आपकी गिवन अमाउंट इज टैक्सेबल इनकम विच इज नाउ 150,000। जैसे आपने 150,000 देखा तो मैं इस रेलिवेंट स्लाइड पे आया, मैंने कहा 150 इससे भी ज्यादा है, 150 इससे भी ज्यादा है, यानी कि ये बंदे का स्टेटस मालूम चल गया कि उसका वो बंदा 45% तक टैक्स देगा और उसका स्टेटस होगा एडिशनल रेट टैक्स पेयर। तो मैंने इस बात को माइंड में रखते हुए इसका स्टेटस पहले लिख दिया कि पर्सन वुड बी एडिशनल रेट टैक्स पेयर। वाई? बिकॉज पर्सन टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक रेट बैंड लिमिट ऑफ 37,700 and also more than the higher rate band limit of 125,140। 1,50,37,700 से भी ग्रेटर है, 150,000 125,140 से भी ग्रेटर है। दोनों के आंसर बिल्कुल सही हैं, दोनों के आंसर बिल्कुल सही हैं। ओके, सॉल्व करते हैं। एक पर्सन जिसकी टैक्सेबल इनकम 150 है वो एडिशनल रेट टैक्स पेयर तो बना, लेकिन टैक्स हमेशा बैंड फॉर्म्स की सूरत में कैलकुलेट होता है। 37,700 तक टैक्स रेट लगेगा 20%, 7540। अब आप आगे देखो, आप 37701 से आगे चलोगे ना, अगर ये इनकम इसकी 150 से कम होती, 125,140 से कम होती तो मैं यहां तक रुकता, तो मैं एक्चुअल इनकम लिखता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखो अब इसकी 150 इस 37,700 से भी ज्यादा है, 125,140 से भी ज्यादा है। तो अब हम जब सेकंड बैंड लिमिट लिखेंगे तो 37701 से हम डायरेक्टली मैक्सिमम अमाउंट तक जाएंगे जितना सेकंड बैंड में अवेलेबल होता है। आपने बिल्कुल सही कहा 125,140, लेकिन 125,140 माइनस 37700 ये डिफरेंशियल अमाउंट आ रहा है 87,440, यानी कि पहले 37,700 तक रुके, अब 37701 से आप आगे सेकंड बैंड लिमिट 125,140 तक रुके, डिफरेंस कैलकुलेट किया और इस डिफरेंस पे 40% अप्लाई किया, दैट इज 34,976, 34,976। और इसके बाद अब मैं 125,141 से आगे बढ़ूंगा, अब इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम तक जाके रुकूंगा। तो हमारी नेक्स्ट ब्रेक अब टोटल टैक्सेबल इनकम तक आई, और इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस आ रहा है 150,000 में से अगर 125,140 माइनस कर दें दैट इज 24,860। 24,860 इतनी अमाउंट पे टैक्स रेट अप्लाई होना चाहिए 45%। सो यहां पे मेरे पास अमाउंट आ रही है 11,187, 11,187 प्लस 34,976 प्लस 7540, और आपकी बताई गई अमाउंट बिल्कुल ठीक आपने कैलकुलेट की थी, 53,703 थी, 53,703, एंड दैट्स द इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर दिस एग्जांपल। अब होप कि अब आपको ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि ये स्टेटस का मतलब होता है कि मैक्सिमम रेट कितना लगेगा। यहाँ पे हायर रेट था तो मैक्सिमम रेट 40% था, यहाँ पे हायर रेट था तो कैलकुलेशन में मैक्सिमम रेट 40% गया था, बेसिक रेट था तो मैक्सिमम 20% गया था। यहाँ पे अगर बंदे का
स्टेटस, यहाँ तो खैर टैक्सेबल इनकम तक जाना था, तो जहाँ पे हमारा मैक्सिमम टैक्स रेट जो लग रहा है उसकी बेस पे स्टेटस डिसाइड किया जाता है। जी जल्दी से बता दो बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ वी डू अप्लाई द टैक्स बैंड लिमिट्स एंड हाउ वी कैलकुलेट द इनकम टैक्स लायबिलिटी। स्टिल वी हैव टू मोर एग्जांपल्स विद रिस्पेक्ट टू द आईटीएल कैलकुलेशन। अब ये दोनों एग्जांपल्स आप एक साथ सॉल्व करो, देन अगेन आप देखो टैक्सेबल इनकम दी गई है, यानी कि आफ्टर पर्सनल अलाउंस डिडक्शन आपको टैक्सेबल इनकम दी गई है। रिक्वायरमेंट यहां भी आईटीएल की है और रिक्वायरमेंट एग्जाम्पल 8 की भी इनकम टैक्स लायबिलिटी की है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप एक साथ सॉल्व कर लें, इन दोनों की टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लें। उसके बाद हम, अच्छा देखो, टैक्सेबल इनकम मैंने कहा ये टैक्सेबल इनकम बेसिक रेट बैंड से भी ज्यादा है। खैर यहाँ नहीं लिखता, प्रॉपर सॉल्व जब करोगे तो वहीं पे लिखना। मैंने स्टार्ट लिया, मैंने कहा सबसे पहले टोटल आती है, में से पर्सनल अलाउंस माइनस किया जाता है, टैक्सेबल आता है। आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली टैक्सेबल इनकम दी हुई है 132,000, जो कि बेसिक रेट बैंड लिमिट से भी ग्रेटर है एंड हायर रेट बैंड लिमिट ऑफ 125,140 से भी ग्रेटर है। इसकी बेस पे आपने फौरन से डिसाइड किया पर्सन इज एडिशनल रेट टैक्स पेयर। फिर सेकंड एग्जांपल जो लास्ट इस टॉपिक की है, पर्सन हाउस माइनस किया टैक्सेबल, एंड नाउ टैक्सेबल इनकम इज गिवन एज 12125,141,250। दिस अमाउंट इज मोर देन 37,700 एंड आल्सो मोर देन 125,140। इस एग्जाम्पल में भी पर्सन का स्टेटस एडिशनल रेट टैक्स पेयर होगा। नाउ आई एम पॉजिंग माई रिकॉर्डिंग एंड यू गाइज आर सॉल्विंग दीज टू एग्जाम्पल्स टू फाइंड द इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 7 में हमने इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है और हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं पर्सन का स्टेटस एडिशनल रेट टैक्स पेयर है। फर्स्ट बैंड लिमिट लिखी 1 से लेकर 37,700 तक। इस 1,32,000 में से 37,700 तक आपका टैक्स रेट लगता है 20% तक 7,540। 37,701 से आगे बढ़े, सेकंड बैंड लिमिट तक ब्रेक किया और आपके पास डिफरेंस आ गया 8,7,440। यहां तक की जो अमाउंट है उस पर 40% टैक्स लगेगा। हम पिछले एग्जाम्पल में कैलकुलेट करके हैं 34,976। और अगर हम 125,141 से आगे बढ़े और टोटल टैक्सेबल इनकम 1,32,000 132,000 तक, अब हम देखें हमारे पास जो अमाउंट आ रही है दैट इज 6,860, और इस अमाउंट तक हमारा टैक्स रेट रहेगा 45% एंड अमाउंट इज 3,087। इन सबको एडअप करने के बाद, क्लब करने के बाद वी आर गेटिंग 4,5,603। एक रीचेक पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ। आपने जो डिफरेंसेस लेके अमाउंट्स फाइंड की हैं, इनका सम मस्ट बी इक्वल टू योर टोटल टैक्सेबल इनकम। इस तरह पिछले में भी यहाँ पे ये जो अमाउंट्स आपने डिफरेंसेस लेके कैलकुलेट किए थे, इनका सम आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे इन जो डिफरेंसेस लेके अमाउंट्स कैलकुलेट की थी, इनका सम 112,000 के बराबर होना चाहिए। लास्ट यहाँ पे भी हमने वही पैटर्न फॉलो किया, 1 से लेकर 37,700 तक हमने कहा 141,250 टोटल टैक्सेबल इनकम है, जिसमें से इस अमाउंट का 20% 7,540। 37,701 से आगे बढ़ा 125,140, यहाँ तक आपका डिफरेंस बनता है 8,7,440 एंड टू दिस एक्सटेंड टैक्स रेट वुड बी 40%, 3,4,976। एंड 125,141 से आगे बढ़े, अब आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 141,250 है। 141,250 तक जाते जाते आपका डिफरेंस आ रहा है 16,110। इतनी अमाउंट की एक्सटेंड तक रेट लगेगा 45% एंड 7,250। नाउ द सम वुड बी द इनकम टैक्स लायबिलिटी एंड दैट इज, आपने राउंड ऑफ कर देना है 4,9,766। और देन अगेन मैंने आपको बताया कि जो आपने डिफरेंसेस लेके अमाउंट्स कैलकुलेट की होती है, इनका सम must be equal to your total taxable income which is 141,250 for example number 8। तो बच्चा इसके साथ हमारा ये जो इंट्रोडक्शन, मैं इंडेक्स दोबारा दिखा देता हूं और मैं मार्क करवा देता हूं, इसके साथ हमारी ये वाली डिस्कशन कंक्लूड हो गई। सैडिस की क्लास में सर कंबर ने जो ओरिएंटेशन स्टार्ट की थी उसमें ये वाला एलिमेंट बाकी था, जिसमें हमने टैक्स की बेसिक कैलकुलेशन सीखनी थी इनकम टैक्सेस में रहते हुए। ये एरिया हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 पे जाके अब हो गया सम अप, अब हो गया कंक्लूड, राइट। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, मैंने आपको गाइड किया था कि अब हम इनकम टैक्सेस की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।
इनकम टैक्सेस इंडिविजुअल पर्सन टैक्स को कहा जाता है। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, यहां से लेकर यहां तक, एम्प्लॉयमेंट इनकम से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स तक। जिसमें आपको जो रेड हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं ये आप मेरे साथ वीकडेज क्लासेस में पढ़ेंगे, और यहां से इनकम टैक्सेस के ये जो ग्रीन हाईलाइटेड एरिया आपको नजर आ रहा है, पार्टनरशिप, लॉसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स, ये आप सरकम्बर के साथ वीकेंड क्लासेस पे सैटरडे संडे में कवर अप कर रहे होंगे। सो अब हमारा जो इनकम टैक्स हम फॉर्मली स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसमें हम एम्प्लॉयमेंट इनकम अपना एरिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ऑल राइट। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्स में हमारा एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, पर्सनल अलाउंस, इनकम शीट, पेंशंस, यूके रेजिडेंसी, प्रॉपर्टी इनकम, ट्रेडिंग इनकम, पार्टनरशिप, लॉसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स, ये सारे के सारे इनकम टैक्स का पार्ट है। रेड हाईलाइटेड आप मेरे साथ वीकडेज में कवर अप करेंगे, और जो ग्रीन हाईलाइटेड है ये वीकेंड्स पे सरकम्बर के साथ आप कवर अप करेंगे। हमारा टॉपिक इनकम टैक्स ही चल रहा होगा। अब हम जो इसमें हम नंबर इंडेक्स के मुताबिक अगर मैं चलूं तो वी आर डन विद नंबर 1, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर 2, which is the first topic under income taxes, and the name of the topic is employment income. अब मैं एम्प्लॉयमेंट इनकम की स्लाइड अपने सामने अगर ओपन कर लूं तो एम्प्लॉयमेंट इनकम बेसिकली उस इनकम को कहा जाता है जो आप कहीं पे जॉब करने की वजह से कमा रहे होते हो। तो जो पैसा आप जॉब करने की वजह से कमा रहे होते हो वो आपका एम्प्लॉयमेंट इनकम होता है। मैं रिपीट करता हूं, जो आप जॉब करने की वजह से कमा रहे होते हो वो आपका एम्प्लॉयमेंट इनकम होता है। यानी कि जो चीजें आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रही होती हैं वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम का पार्ट एंड पार्सल है। और मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम टैक्स लायबिलिटी तक जाने के लिए डिफरेंट तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। उनमें डिफरेंट तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम में हम अपना जो एरिया स्टार्ट कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट इनकम है। अब अगर एम्प्लॉयमेंट इनकम को आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो शुरू में हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इनकम की कंप्यूटेशन के लिए देखो, ये जितने भी मैंने आपको सोर्सेज ऑफ इनकम दिखाए ये अलग अलग सेपरेट सोर्सेज ऑफ इनकम है। इनकी हर एक की अलग अलग कंप्यूटेशन सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट इनकम अभी मैंने हेडिंग दी तो अगले हम 15 मिनट में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इनकम आपका 2 से 3 क्लासेस का टॉपिक है, तो आपने कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी है। आपने अगर रेगुलरली पढ़ना है तब जाके आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम की स्टोरी समझ में आएगी। एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेशन के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपको जॉब पे रहते हुए जो सैलरी मिल रही है वो आप लोगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आप देखोगे आपकी सैलरी कितनी है, वो इस कंप्यूटेशन में ऐड हो जाएगी। अगर आपको की कमीशन मिल रहा है तो कमीशन भी ऐड हो जाएगा। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, एम्प्लॉयर की परफॉर्मेंस अच्छी है और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है तो शायद आपको बोनस भी मिल जाए, तो आप बोनस को भी एडअप कर दोगे। फिर एक एम्प्लॉयर के पास जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो वहां पे आपको लैपटॉप भी यूज करने के लिए मिल रहा होता है, मोबाइल फोन भी मिलता है आने जाने के लिए, गाड़ी भी मिल रही होती है, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल भी मिल रहा होता है। तो आपको बेशुमार तरह के फायदे मिल रहे होते हैं, बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयर की तरफ से। उन तमाम बेनिफिट्स को आप यहाँ पे एडअप करते हो। यहाँ पे सर बेनिफिट का मतलब जो गाड़ी मिली गाड़ी के अमाउंट को एडअप कर देंगे, तो भाई यहाँ पे रुको एक बात समझो। बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट टैक्सेबल होते हैं और कुछ बेनिफिट्स एग्जम्प्ट होते हैं। अगर मैं इन बेनिफिट्स को टैक्सेबल या एग्जम्प्ट अगर मैं इनको क्यूमुलेटिवली बोलूं, इनको मैं नाम दूंगा नॉन कैश अर्निंग्स का। ये आपको कैश नहीं मिल रहा होता, लैपटॉप मिल रहा है, एसिड मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल रहा है, घर भी एसिड है, चलाने के लिए गाड़ी मिल रही है, गाड़ी भी एसिड है। और अगर इन तमाम चीजों को मैं क्यूमुलेटिवली नाम दूं कैश, सॉरी सैलरी, कमीशन, बोनस, अगर इन सब का मैं क्यूमुलेटिव नाम दूं तो इन सब को मैं हम नाम दे सकते हैं कैश अर्निंग्स का। तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ कैश अर्निंग्स देखना होती हैं और कुछ नॉन कैश अर्निंग्स देखना होती हैं। कैश अर्निंग्स कहा जाता है सैलरी, बोनस, कमीशन को, और नॉन कैश अर्निंग्स कहा जाता है डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स को। नॉन कैश अर्निंग्स आर टर्म्ड एज बेनिफिट्स,
या बेनिफिट्स आर टर्म्ड एज नॉन कैश अर्निंग्स। और बेनिफिट्स की दो कैटेगरीज हैं, एक टैक्सेबल बेनिफिट्स है और एक एग्जम्प्ट बेनिफिट्स है। बहरहाल टैक्सेबल बेनिफिट की अमाउंट कैलकुलेट करके ऐड करनी है। मैंने क्या बोला, टैक्सेबल बेनिफिट की अमाउंट कैलकुलेट करके ऐड करनी है। तो सर टैक्सेबल बेनिफिट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो भाई डिफरेंट तरह के आपको जो अपने एम्प्लॉयर से बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, हर बेनिफिट की मॉनिटरी वैल्यू फॉलो करने के लिए एक कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी हम फॉलो करेंगे। इस कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी में रहते हुए हमने करना क्या है, टू फाइंड द मॉनिटरी वैल्यू, टू फाइंड द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल बेनिफिट। टैक्सेबल बेनिफिट्स मैंने एक एरो ड्रॉ किया, मैंने क्या टैक्सेबल बेनिफिट की अमाउंट कौन सी एडअप करवानी है यहाँ पे। तो हमने कहा देखो जो सैलरी मिल रही है वो तो हमें मालूम है कितनी सैलरी है, अगर कमीशन मिला उसकी भी कैश में अमाउंट पता है इतना कमीशन है, बोनस मिल रहा है तो उसकी भी अमाउंट पता है। लेकिन ये बेनिफिट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो कोई भी टैक्सेबल बेनिफिट की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हर एक बेनिफिट का एक अलग तरीकेकार है। उस कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी को हम अडॉप्ट करेंगे। वो अडॉप्ट करके हम टू फाइंड द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल बेनिफिट, तो एक अमाउंट हमारे पास आएगी जिसको हम यहाँ पे एडअप करवा देंगे। ये बात क्लियर है सबको। तो सर एग्जम्प्ट बेनिफिट क्या चीज है, तो भाई ये आपको एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट तो मिल रहा होता है लेकिन इसका एम्प्लॉयमेंट इनकम से कोई लेना लेना देना नहीं होता। एग्जाम बेनिफिट्स को आप एम्प्लॉयमेंट इनकम में इग्नोर करते हैं। आप एग्जाम बेनिफिट्स को एम्प्लॉयमेंट इनकम की कैलकुलेशन में इग्नोर करते हैं। बेशक ये बेनिफिट आपको मिल भी रहा है लेकिन इसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेट होकर यहाँ पे एडअप नहीं होनी। So taxable benefits are added to employment income, whereas exempt benefits are simply ignored. और लास्ट में एक चीज आपके पास लिखी हुई है, डिडक्शंस। डिडक्शंस का मतलब कुछ चीजें हमें एचएमआरसी ने, टैक्स गवर्निंग बॉडी ने अलाउ की हुई है कि इस एम्प्लॉयमेंट इनकम तक जाते जाते आप ये वाले अमाउंट्स को माइनस कर दो। तो एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेशन में रहते हुए कुछ डिडक्शंस हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एम्प्लॉयमेंट इनकम की कैलकुलेशन में कितनी तरह के एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे तीन तरह के एलिमेंट्स हैं। वो तीन तरह के एलिमेंट्स कौन से हैं, एक कैश अर्निंग्स है, दूसरा नॉन कैश अर्निंग्स है और तीसरा आपकी डिडक्शंस है। कैश अर्निंग्स ऐड होती हैं, नॉन कैश अर्निंग्स में से टैक्सेबल बेनिफिट्स ऐड होते हैं, नॉन कैश अर्निंग्स में से एग्जाम बेनिफिट इग्नोर होते हैं और डिडक्शंस आपकी वैसी माइनस होती हैं। मैं रिपीट करता हूं, एम्प्लॉयमेंट इनकम की तीन कैटेगरीज हैं, तीन इसमें एलिमेंट्स हैं। एम्प्लॉयमेंट इनकम के जो कैश एलिमेंट है ये सिंपली ऐड होना है। एम्प्लॉयमेंट इनकम में जो नॉन कैश बेनिफिट्स हैं, नॉन कैश अर्निंग्स हैं जिसमें बेनिफिट्स हैं, टैक्सेबल बेनिफिट्स ऐड होने हैं और एग्जाम बेनिफिट्स इग्नोर होने हैं। और डिडक्शंस कुछ ऐसी अमाउंट्स हैं जो एचएमआरसी ने हमें अलाउ की हैं, आप इनको माइनस कर दो तो हम माइनस कर देंगे। इन सब को एडलेस करने के बाद ये अमाउंट आपके पास आता है एम्प्लॉयमेंट इनकम के नाम से, और इसी अमाउंट को तो हम सोर्सेस ऑफ इनकम में यहां पे लिख रहे होते हैं। इसी एम्प्लॉयमेंट इनकम को ये तमाम चीजें एडलेस करने के बाद ये अमाउंट जो आती है, आप इस अमाउंट को सोर्सेस ऑफ इनकम में, इस अमाउंट को आपने सोर्सेस ऑफ इनकम में ऐड करना है। इसी अमाउंट को आपने सोर्सेस ऑफ इनकम में यहां पे आके इस एम्प्लॉयमेंट इनकम को ऐड करना है, जो अल्टीमेटली यूज होगा इन द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो हमने कहा कि ये अमाउंट को सोर्सेस ऑफ इनकम में एडअप कर देना है, और एडअप करने के बाद, ये एडअप करने के बाद फाइनली ये सारा कुछ जब वहां पे जाके ऐड हो जाएगा तो ये सारा कुछ कहां पे यूज होगा, इन द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी। मेरे प्यारो जल्दी से बता दो, यहां तक आप क्लियर हो भाई। अब जो हमने यहाँ पे बात की थी नॉन कैश अर्निंग्स की, जिसमें बेनिफिट्स से और बेनिफिट्स की दो कैटेगरीज थी, जरा अब इनकी डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। तो इसी स्लाइड पे हमारे पास अब हम ये एरिया डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय दीज बेनिफिट्स, एंड द बेनिफिट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज।
तो मेरे पास हेडिंग आ रही है बेनिफिट्स, या जिसे नॉन कैश अर्निंग्स कहा जाता है। दीज बेनिफिट्स एंड द नॉन कैश अर्निंग्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। तो ये जो बेनिफिट्स, जिसको नॉन कैश अर्निंग्स भी कहा जाता है, इसकी फर्स्ट कैटेगरी है टैक्सेबल बेनिफिट्स और सेकंड कैटेगरी एग्जाम बेनिफिट्स। मैं रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चे यहाँ पे नामों से कंफ्यूज होते हैं। सर टैक्सेबल बेनिफिट का मतलब क्या है? यानी कि वो बेनिफिट जो आपको एम्प्लॉयर, देखो बेनिफिट तो दोनों है, दोनों चीजें आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रही हैं, बेशक वो टैक्सेबल बेनिफिट्स हो या एग्जाम बेनिफिट्स हो। लेकिन टैक्सेबल बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जिनके मिलने की वजह से आपको टैक्स देना पड़े। टैक्सेबल बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स जिनके मिलने की वजह से आपको टैक्स देना पड़े। सर कैसे टैक्स देना पड़ेगा? तो भाई टैक्सेबल बेनिफिट की एक अमाउंट आपकी इंप्लॉयमेंट इनकम में ऐड हो जाएगी, और यही इंप्लॉयमेंट इनकम आपकी सोर्सेस ऑफ इनकम में जाएगा, जो अल्टीमेटली इनकम टैक्स लायबिलिटी इस पे लग रही होगी। सो मैं कंक्लूड करता हूं, टैक्सेबल बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स जिनके मिलने की वजह से आपको टैक्स देना पड़े, और एग्जाम बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स जो आपको मिल तो रहे हैं लेकिन इनकी वजह से आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बेनिफिट आपको मिला तो सही, लेकिन इसकी वजह से टैक्स नहीं देना पड़ा, इसकी अमाउंट कोई लेकर ही नहीं आया, उसको इग्नोर कर दिया, तो इसका इनकम टैक्स लायबिलिटी में कोई हाथ नहीं है। इनकम टैक्स लायबिलिटी तक की कैलकुलेशन के लिए एग्जाम बेनिफिट्स एम्प्लॉयमेंट इनकम में इग्नोर हो गए। यानी कि ये वो चीजें थी जो आपको मिल तो रही थी लेकिन इसका इनकम टैक्स लायबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। Benefits which are the non-cash earnings are categorized into two categories: the taxable benefits and the exempt benefits. टैक्सेबल बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स के ऐसी है चीज जो आपको मिल रही है और उसकी वजह से आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड एग्जाम बेनिफिट वो बेनिफिट जो आपको मिल तो रहा है लेकिन इसकी वजह से कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। टैक्सेबल बेनिफिट में कार यूजेज बेनिफिट, आपको एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी, आप उसको यूज कर रहे हो लेकिन इसकी वजह से आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल मिल रहा है, आप गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल मिल रहा है, फ्यूल मिलना इस टैक्सेबल बेनिफिट, इसकी वजह से आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको वैन मिली हुई है, वैन चलाने के लिए पेट्रोल मिला हुआ है, रहने के लिए जगह मिली हुई है, आपको रहने के लिए महंगी जगह मिली हुई है, आपको उस जगह से रिलेटेड डिफरेंट तरह के और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको एम्प्लॉयर की तरफ से लोन मिला हुआ है, आपको एम्प्लॉयर की तरफ से कोई एसेट्स मिले हुए यूज करने के लिए, आपने अपने एम्प्लॉयर से कोई एसेट परचेज कर लिया, आपने कोई एसेट आपके एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट कर दिया, एक जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन है और कुछ अदर टैक्सेबल बेनिफिट्स हैं। यानी कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो बेशक आप नाम से रट्टे नहीं लगाओ, याद नहीं करो, ये हम पूरा पढ़ेंगे, यही तो हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम में पढ़ना है। कि ये अगर इनमें से फॉर एग्जांपल आपको बोला हो कि आपका एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए जगह दी हुई है, अकोमोडेशन दी हुई है, तो अकोमोडेशन इज अ टैक्सेबल बेनिफिट, यहाँ पे ऐड होना है। कैसे ऐड होना है? एक कैलकुलेशन के मुताबिक हम अमाउंट फाइंड करेंगे। आपको एम्प्लॉयर ने चलाने के लिए गाड़ी दी हुई है, कार यूसेज बेनिफिट, टैक्सेबल बेनिफिट है, यहाँ पे ऐड होना है। कैसे कैलकुलेट होगा? इस कैलकुलेशन के मुताबिक हर एक बेनिफिट की अलग अलग कंप्यूटेशन है, राइट। इसी तरीके से कुछ एग्जाम बेनिफिट की लिस्ट है। एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ कार, वन मोबाइल फोन, सब्सिडाइज कैंटीन, मैनी अदर एग्जाम बेनिफिट्स। तो ये भी एक पूरी स्टोरी है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो देखो प्यारो, हमने इस स्लाइड पे जो सीखा मैं उसको समराइज करता हूं। हमने बात की कि सोर्सेज ऑफ इनकम यूज होते हैं इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के लिए। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट तरह के सोर्सेस हैं, मेजरली 6 सोर्स हैं: प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेंशन। उसमें से हमने बात की, शुरू की एम्प्लॉयमेंट इनकम की। इनकम टैक्स का सवाल सेक्शन सी में 15 नंबर का आता है, उसका पहला टॉपिक हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम स्टार्ट किया। एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेशन के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे डिवाइड किए। कैश अर्निंग्स है, दूसरा नॉन कैश अर्निंग्स है, तीसरा डिडक्शंस है। कैश अर्निंग्स में फिर 3 चीजें आ गई: सैलरी, बोनस, कमीशन। नॉन कैश अर्निंग में 2 चीजें आ गई: टैक्सेबल बेनिफिट, एग्जाम बेनिफिट्स। और जो थर्ड एलिमेंट है, डिडक्शंस। इन तमाम को एडलेस करने के बाद वी गेट द एम्प्लॉयमेंट इनकम, और इसी एम्प्लॉयमेंट इनकम को हम सोर्सेज ऑफ इनकम में जाके एडअप करवाते हैं, और ये सारी चीजें यूज होती है आईटीएल की कैलकुलेशन में। फिर हमने बात की कि बेनिफिट्स 2 तरह के होते हैं, कुछ टैक्सेबल बेनिफिट्स होते हैं, कुछ एग्जम्प्ट होते हैं। टैक्सेबल बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स जिनके हमें मिलने की वजह से हमें टैक्स देना पड़े। एग्जाम बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स जो हमें मिल तो रहे होते हैं लेकिन इसकी वजह से कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो एग्जाम बेनिफिट्स। यहां तक की सब बातें क्लियर है सबको प्लीज? अब जितने भी हमने डिस्कशन की एम्प्लॉयमेंट इनकम के इंट्रोडक्शन, हमने डिस्कस किया कि जब आप कहीं जॉब पे होते हो, आप एम्प्लॉयर की तरफ से आपको कुछ कैश अर्निंग्स मिल रही होती हैं, कुछ नॉन कैश अर्निंग्स मिल रही होती हैं।
तो ये तमाम एलिमेंट्स को एडलेस करने के बाद हम एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करते हैं। इन एलिमेंट्स में जो एक मेजर एरिया है, एरिया ऑफ डिस्कशन है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स आर द नॉन कैश अर्निंग्स एंड बेनिफिट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, द टैक्सेबल बेनिफिट्स एंड द एग्जाम बेनिफिट्स। मैंने आपको बताया था कि टैक्सेबल बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जिनके मिलने की वजह से आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हमारी यही डिस्कशन हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि टैक्सेबल बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जिनके मिलने की वजह से आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकी एक अमाउंट कैलकुलेट होके, टैक्सेबल बेनिफिट्स की अमाउंट कैलकुलेट होके एम्प्लॉयमेंट इनकम में ऐड होती है। टैक्सेबल बेनिफिट्स की बेनिफिट को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना वो एक कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी के मुताबिक किया जाता है। और हमने यहाँ पे देखा था कि डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स की लिस्ट हमारे पास थी। अब उनमें इस लिस्ट को हम वन बाय वन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो टैक्सेबल बेनिफिट्स में हम जो पहला एरिया डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अ कार बेनिफिट। और याद रखना मेरे प्यारों कि ये तमाम कैलकुलेशन हम फिस्कल ईयर 24-25 के लिए पढ़ रहे हैं। फिस्कल ईयर 24-25 के लिए हम ये तमाम कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। फिस्कल ईयर 24-25 स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 24 को, और 12 मंथ्स के बाद ये एंड होगा 5 अप्रैल 25 को। हम यूके टैक्स पढ़ रहे हैं। यूके टैक्सेशन में फिस्कल ईयर 24-25 की स्टार्ट डेट है 6 अप्रैल 24, और इस फिस्कल ईयर की एंड डेट है 5 अप्रैल 25। जो बच्चे दिसंबर 25 या मार्च 26 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये फिस्कल ईयर 24-25 रेलिवेंट है। स्टार्ट डेट 6 अप्रैल 24, 5 अप्रैल 25। ये मैंने दोबारा इसलिए लिखी क्योंकि इसमें रहते हुए हमने जितनी भी कंप्यूटेशन करनी है, सीखनी है, बात करनी है, वो तमाम की तमाम इस टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। हमारे फिस्कल ईयर 24-25 के लिए तमाम कैलकुलेशन हम सीखेंगे। जो रेलिवेंट डेट्स हैं वो 6 अप्रैल 24 से 5 अप्रैल 25 है। टैक्सेबल बेनिफिट में फर्स्ट बेनिफिट है हमारे पास कार बेनिफिट। कार बेनिफिट उस वक्त कैलकुलेट किया जाएगा जब आपके एम्प्लॉयर ने आपको यूज करने के लिए गाड़ी दी हो। सर वो कैसा यूज हो? क्या वो यूज ऑफिस के कामों के लिए हो या प्राइवेट यूज भी अलाउड है? मतलब आपको गाड़ी दे दी, बेशक अब उस कार को आप ऑफिशियल पर्पसेस में यूज कर रहे हो या प्राइवेटली यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर एक गाड़ी सिर्फ आपको दे दी कि भाई ये कार खड़ी है, ये तुम सिर्फ ऑफिस के कामों में यूज करोगे, तब ये बेनिफिट कैलकुलेट नहीं होगा। कार बेनिफिट कैलकुलेट करने की शर्त क्या है कि वो कार आपको मिली हो किस पर्पस के लिए? मेजरली प्राइवेट यूज के लिए। अगर एक गाड़ी आपको दे दी गई और बोला इसको सिर्फ ऑफिस के कामों में आपने चलाना है, यूज करना है, तो आपकी जात को कितने नफलों का फायदा है उसमें? आपकी जात को तो कोई फायदा नहीं है। अगर कार सिर्फ ऑफिस पर्पसेस के लिए मिली है, ऑफिस यूज के लिए मिली है, तब कार बेनिफिट कैलकुलेट नहीं होना। कार बेनिफिट उस वक्त कैलकुलेट होना है जब गाड़ी मिली होगी प्राइवेट यूज के लिए। तो पढ़ते हैं, पहली लाइन में लिखा है कार बेनिफिट इज कैलकुलेटेड वेयर अ कंपनी वेयर एन एम्प्लॉयर इज अवेलेबल where a company car is available to employ for private use। अगर एक गाड़ी आपको मिली हुई है प्राइवेट यूज के लिए, इन दैट केस एक कार बेनिफिट कैलकुलेट होगा, एंड दैट कार बेनिफिट being considered it as taxable benefit will be added to the employment income of the person। लेकिन अब ये कार बेनिफिट कितनी अमाउंट को हम यहाँ पे एडअप करवाएं? फॉर दिस थिंग वी टॉक दैट once a benefit is received we have to follow a calculation methodology to find or to convert that benefit into a monetary value। सो अगर आपको एम्प्लॉयर ने गाड़ी यूज करने के लिए दी है, प्राइवेट यूज के लिए दी है, वो उसका बेनिफिट कौन सा होगा, क्या अमाउंट हम एम्प्लॉयमेंट इनकम में लेकर जाएं, उसका एक फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूला को अगर आप देखना शुरू करें तो यहाँ पे कह रहा है टेक द कॉस्ट ऑफ कार, multiply it with the CO2 emission of the car and multiply it with the number of months the car used in a fiscal year। तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। कॉस्ट ऑफ कार उठाई, मल्टीप्लाई बाय करवाया CO2 एमिशन से, मल्टीप्लाई बाय करवाया कि कितने मंथ्स आपने इस फिस्कल ईयर के कितने मंथ्स आपने गाड़ी यूज की, इसका बेनिफिट उठाया। तो जो x अपॉन 12 है ये नंबर ऑफ मंथ्स है, x अपॉन 12 लिख दिया यहाँ पे। अगर पूरा फिस्कल ईयर इस पूरे 12 मंथ्स के लिए आपको बेनिफिट कार मिली होगी तो आप इसको 12 अपॉन 12 लिखोगे। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी 9 मंथ्स के लिए दी तो आप इसको 9 अपॉन 12 लिखोगे। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी 10 मंथ्स के लिए दी या 7 मंथ्स के लिए दी तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 12 लिखोगे। सो नंबर ऑफ मंथ्स द कार यूज्ड इन अ फिस्कल ईयर।
फिजिकल ईयर, पूरा फिजिकल ईयर गाड़ी यूज करने के लिए मिली तो फ्रैक्शन रहेगा 12/12। 9 मंथ्स के लिए मिली तो 9/12। 7 मंथ्स के लिए मिली 7/12। 3 मंथ्स के लिए मिली तो 3/12। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ मंथ्स तो समझ चुके हैं, लेकिन ये बाकी दो चीजें क्या है, कॉस्ट ऑफ कार और CO2 एमिशन, ये दोनों अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी चीजें जिनकी हम सेपरेट बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ कार यहाँ पे डिस्कस हुआ है, और CO2 एमिशन आपका नेक्स्ट स्लाइड पे है कि ये CO2 एमिशन परसेंटेज क्या है। आपने परेशान नहीं होना, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में भी गिवन होती है। अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये कार से रिलेटेड ये पूरी स्टोरी ये आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में भी गिवन होगी। आपने इस चीज से रिलेटेड परेशान नहीं होना कि सर हम ये सारा कुछ याद कैसे रखेंगे। हाँ, अप्लाई करना हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू अप्लाई, but all this information is also given in the tax rates and allowances and you can open up during your exam time. तो मैंने आपको कहा कि इस फॉर्मूला के जो दो एलिमेंट है, कॉस्ट ऑफ कार मल्टीप्लाई बाय CO2 एमिशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स, एक आपके पास अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। इस अमाउंट में से आपने माइनस करवाना है कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर प्राइवेट यूज ऑफ कार। अगर एम्प्लॉयर ने बोला कि देख भाई मैंने तुझे गाड़ी तो यूज करने के लिए दे दी है, लेकिन इस यूज करने के बदले में तू मुझे एक XYZ अमाउंट देगा, तो वो जो XYZ अमाउंट की कंट्रीब्यूशन है, रीइंबर्समेंट है। अब इस वर्ड कंट्रीब्यूशन को बेसिकली आप इसको लिख दो रीइंबर्समेंट। अब इसको दोबारा पढ़ते हैं, एम्प्लॉय रीइंबर्समेंट अगेंस्ट द प्राइवेट यूज ऑफ कार। एट टाइम्स ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर कहता है कि मैं तमाम लोगों को गाड़ी तो दे रहा हूँ, जिन जिन को गाड़ी दे रहा हूं उनको उनको चाहिए ये कि मुझे 500 रुपये महीने के वापस करे। तो ये हर एम्प्लॉय अपना गाड़ी यूज करने के बदले में जो रिम्बर्समेंट कर रहा होगा, एम्प्लॉयर रिम्बर्समेंट अगेंस्ट द प्राइवेट यूज ऑफ द कार 500, 600, 500, कोई भी अमाउंट जो गिवन होगी वो यहां से माइनस हो जाएगी। अब जो फर्स्ट अमाउंट है वो आपने कैलकुलेट की 3 चीजें मल्टीप्लाई करके, कॉस्ट ऑफ कार, CO2 एमिशन, नंबर ऑफ मंथ्स, ये अमाउंट कैलकुलेट हो गई। फिर इसमें से जो रिम्बर्समेंट क्वेश्चन में दी गई होगी, अगर दी गई है तो उसको आप यहां से माइनस करोगे। तो ये दो चीजें एडलेस होने के बाद फाइनली यू विल गेट द कार बेनिफिट एंड दिस अमाउंट वुड बी एडेड टू द कैलकुलेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इनकम। टैक्सेबल बेनिफिट में कार बेनिफिट ऐड हो जाएगा और ये चीज एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेशन में चली जाएगी। अब इसमें से हमने कहा था कि हाउ टू फाइंड दिस कॉस्ट ऑफ कार, इसकी डिस्कशन यहां पे, और CO2 एमिशन आपके पास नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस हुआ है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो, टैक्सेशन की ब्यूटी यही है कि बहुत लेंदी चीजें होती हैं, छोटी छोटी, क्वांटम ऑफ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम मुश्किल नहीं है। आपके स्किल्स के जितने भी पेपर हैं, PM, TX, FR, AA, FM, इन सब में जो हाईएस्ट पासिंग रेशियो है, पासिंग परसेंटेज है, वो टैक्स का है। पिछले 20 एग्जाम सेशंस की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट लास्ट 20 एग्जाम सेशंस, तो उसमें से आप देखेंगे 2 दफा इसका पास रेट 56% को भी टच किया है। ग्लोबल पास रेट्स की बात कर रहा हूं। तो PM to FM जितने भी आपके आपके स्किल्स के पेपर्स हैं, जो CBE पेपर्स हैं, इनमें आपका जो हाईएस्ट पास रेट है वो टैक्स का है। लेकिन एट द सेम टाइम टैक्स लेंदी भी है, क्वांटम भी बहुत ज्यादा है चीजों का, लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। अब आप सोचोगे कि सर एक छोटी सी कैलकुलेशन कार बेनिफिट के लिए इतनी ज्यादा चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें 3 चीजें मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट फाइंड करनी है, फिर इसमें से रिम्बर्समेंट माइनस करनी है, कार बेनिफिट आएगा। और फिर मजे की बात ये कि इन 3 में से भी कॉस्ट ऑफ कार अलग है और CO2 एमिशन नेक्स्ट स्लाइड पे। डोंट वरी, मैंने आपको बताया बहुत आसान चीजें हैं, इसको जरा सीखते हैं। कॉस्ट ऑफ कार के लिए हमें 3 एलिमेंट सेटअप करवाने हैं। अनडिस्काउंटेड लिस्ट प्राइस, वो इंप्रूवमेंट्स जो फिस्कल ईयर शुरू होने से पहले हुई हो। इंप्रूवमेंट्स मतलब कैपेक्स, के गाड़ी जो एम्प्लॉयर ने खरीद के उस पर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर किस दिन से पहले गाड़ी पे लगाया आप, हमारा फिस्कल ईयर स्टार्ट होने से पहले। हमारा फिस्कल ईयर 24-25 6 अप्रैल 24 को स्टार्ट होता है। इस दिन से पहले पहले अगर गाड़ी के ऊपर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होगा तो वो यहाँ पे एडअप हो जाएगा। और लेस कर देना है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय इन परचेजिंग द कार, दैट इज मैक्सिमम 5000। ये होता क्या है, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय दिस कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय इन परचेजिंग द कार। एक आसान सी एग्जांपल देता हूं। देखो, कंपनी में ना जो गाड़ियां आपको मिलती है ना, वो आपके डेजिग्नेशन वाइज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, AM से गाड़ी मिलना शुरू होगी, जब बंदा असिस्टेंट मैनेजर बन जाएगा तब उसको गाड़ी मिलेगी।
लेकिन कंपनी की पॉलिसी ये है कि एएम लेवल पे आपको मेहरान कार मिलेगी। अब आप लेट से असिस्टेंट मैनेजर बन गए तो आपके नाम पे जो गाड़ी मेरी हो गई वो आपको मेहरान कार मिलनी है। आपने कहा यार मेहरान कार लेके जाऊंगा तो दोस्त यार घर वाले सब मजाक उड़ाएंगे कि यार तू एएम बन गया और तुझे मेहरान गाड़ी मिल गई। तो आपने एम्प्लॉयर को बोला यार मुझे एटलीस्ट मेहरान की जगह ना आप ऑल्टो गाड़ी दे दो। तो एम्प्लॉयर बोलेगा कि भाई देख तेरे डेजिग्नेशन के हिसाब से तो मेहरान तुझे अलॉट होती है, लेकिन चूंकि तेरी ख्वाहिश ये है कि तुझे अब मेहरान गाड़ी की बजाय ऑल्टो दे दी जाए, तो भाई ऑल्टो हम खरीदने जाएंगे। जो हमारा बजट है वो तो उतना ही रहेगा। हाँ अगर तुझे शौक है ऑल्टो लेने का, कुछ पैसे खुद से मिला, तुझे पैसा खुद से मिलाओगे गाड़ी खरीदने के लिए, उसका नाम दिया जाएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कहते हैं ना कैपिटल एक्सपेंस, एसेट खरीदना। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय होम, गौर से देखो क्या लिखा है, बाय एम्प्लॉय। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, बाय यू, बाय मी, बाय एनी अदर पर्सन हु इज एम्प्लॉय। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय इन परचेजिंग द कार। तो अगर एम्प्लॉय ने गाड़ी खरीदने के लिए खुद कुछ पैसे कंट्रीब्यूट किए तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, वो माइनस हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कार कैलकुलेशन के लिए हमने कहा तीन चीजें ली जाएंगी, अनडिस्काउंटेड लिस्ट प्राइस, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड होगा इसमें, और माइनस होगा इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। अभी अनडिस्काउंटेड लिस्ट प्राइस क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी आपने खरीदी एम्प्लॉयर ने 20% डिस्काउंट के बाद, 20% डिस्काउंट के बाद वो गाड़ी उसने खरीदी 12,000 की। अब मुझे डिस्काउंट, ये 20% डिस्काउंट के बाद 12,000 प्राइस है, तो ये तो आपकी डिस्काउंटेड प्राइस हो गई। हमें यहाँ पे 12,000 नहीं रखना, हमें यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस नहीं रखनी, हमें यहाँ पे अनडिस्काउंटेड रखनी है। अनडिस्काउंटेड प्राइस कैसे फाइंड की जाएगी? 12,000 इफ इट्स अ डिस्काउंटेड प्राइस। सो अगर ये एक डिस्काउंटेड प्राइस है 20% डिस्काउंट के बाद, यानी कि ये 80% वैल्यू है। सो अमाउंट गिवन डिवाइडेड बाय इट्स परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस अमाउंट परसेंटेज। तो अगर आपकी 12,000 की अमाउंट थी 20% डिस्काउंट के बाद, वेरी राइट, योर आंसर इज राइट, डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 15,000 वुड बी द अनडिस्काउंटेड प्राइस, वेरी राइट। तो अब आप यहाँ पे 12,000 नहीं रखोगे, आपने कहा आप यहाँ पे 12,000 नहीं रखोगे, बल्कि यू विल टेक 15,000 एज अनडिस्काउंटेड लिस्ट प्राइस। ये आपकी अनडिस्काउंटेड प्राइस हो गई। तो अनडिस्काउंटेड लिस्ट प्राइस यहाँ पे लेनी है आपने। फिर उसके बाद हमारा फिजिकल ईयर स्टार्ट होने से पहले, बिफोर दिस डेट, अगर एम्प्लॉयर ने फॉर एग्जांपल 2020 में गाड़ी खरीदी थी, 2020 में एम्प्लॉयर ने गाड़ी खरीदी थी, खरीद के 2021 में भी कुछ खर्चा किया, 22 में भी किया, 2023 में भी किया, और 6 अप्रैल 24 से पहले पहले तक जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो भी कॉस्ट ऑफ कार में ऐड हो जाएगा। और गाड़ी खरीदते वक्त अगर एम्प्लॉय ने कोई पैसे डाले थे तो वो यहां से माइनस होंगे, और ये मैक्सिमम 5,000 लिखा है, इसका मतलब भी समझ लो। अब फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ने 3,000 दिए थे तो 3,000 माइनस हो जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था 3,500 तो 3,500 माइनस हो जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 4,800 था तो 4,800 हो जाएगा माइनस। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 6,000 था तो हमने कहा 6,000 नहीं, अब मैक्सिमम 5,000 लिया जा सकता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 7,500 था तो हमने कहा 7,500 ही, मैक्सिमम 5,000 आएगा। यानी कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अमाउंट अगर 5,000 से कम है तो एक्चुअल अमाउंट ले लो, जैसे 3,000, 3,500, 4,800, 3,900। तो अगर एम्प्लॉय ने पैसा डाला 5,000 से कम तो वो एक्चुअल अमाउंट यहां से माइनस कर लो। अगर ये पैसा 5,000 से ज्यादा उसने डाला है तो मैक्सिमम फिर यहां से 5,000 माइनस हो सकता है। तो ये तीन चीजें एडलेस होके, क्या क्या तीन चीजें? अनडिस्काउंटेड लिस्ट प्राइस, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिफोर स्टार्ट ऑफ द फिजिकल ईयर, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। ये तीन चीजें एडलेस होने के बाद वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ कार। जी यहां तक क्लियर है ये पॉइंट? जल्दी से बता दे भाई। नाउ द नेक्स्ट एरिया ऑफ डिस्कशन इज अबाउट CO2 एमिशन। देखो हम सिर्फ जबानी कलामी पढ़ेंगे नहीं, जैसे ही हम ये डिस्कशन कर लेंगे तो फौरन से हम क्वेश्चन करेंगे, ताकि वो फौरन फौरन चीजें हमारी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन सामने आ जाए। अब आए जरा आगे CO2 एमिशन के लिए, मैंने कहा था नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द CO2 एमिशन। CO2 एमिशन की पूरी ये स्टोरी दी गई है, जिसमें आपका कुछ एक 51 से 54 तक 15% लिखा हुआ है, 55 से ऊपर 55 तक 16% लिखा है। फिर ये इलेक्ट्रिक कार की स्टोरी अलग दी हुई है, इलेक्ट्रिक रेंज दी हुई है, ये अलग अलग पूरी इंफॉर्मेशन आपके टैक्स रिटर्न एनालिसिस में गिवन होती है। इसको हमने अपने कुछ अपने फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम में भी दी गई होती है, इसको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। हमने कहा
CO2 इमिशन परसेंटेज के लिए कि यहाँ पे कितना परसेंटेज हमने अप्लाई करना है, वो परसेंटेज हम यहां से डिसाइड करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि गाड़ी या तो इलेक्ट्रिक कार होगी या हाइब्रिड कार होगी, कि कुछ स्पेसिफिक स्पीड लिमिट तक गाड़ी बैटरी पे चल रही होती है, उसके बाद फ्यूल पे कन्वर्ट होती है। सच कार्स आर टर्म्ड एज हाइब्रिड कार्स। और या जो एक पुरानी गाड़ियां होती थी जिनका CO2 एमिशन होता है, जो पेट्रोल और डीजल कार्स होती हैं। तो मेजर ये तीन कैटेगरीज है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार्स, नंबर 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स, नंबर 3 CO2 एमिशन कार्स। और फिर उनमें बोला गया कि पेट्रोल कार एंड डीजल कार, और ये डीजल कार ऐसी होगी जिसका RDE2 मीट हो रहा होगा। ये वाला पॉइंट 7 है। यहां भी देखो हेडिंग में लिखा है डीजल कार, और डीजल कार अलग है, और ये डीजल कार जिसका RDE2 मीट नहीं हो रहा होगा। तो इस हेडिंग से एक बात समझो कि ऐसी डीजल कार जिनका RDE2 मीट हो रहा होगा वो पेट्रोल की तरह ट्रीट होंगी, और ऐसी डीजल कार जिनका RDE2 मीट नहीं हो रहा होगा उनके एक सेपरेट हिसाब किताब है। हमने सबसे पहले वन बाय वन बात करनी है इलेक्ट्रिक कार की। इलेक्ट्रिक कार वो कार जिनका कोई CO2 एमिशन नहीं होता। ऐसी गाड़ियां धुआं नहीं छोड़ती, CO2 एमिट नहीं करती। तो ऐसी गाड़ियां जो CO2 एमिट नहीं करती, जिनका जीरो CO2 एमिशन है, उन कार्स के लिए कार बेनिफिट कैलकुलेशन में यहाँ पे हम 2% अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2% आ जाएगा। फिर ऐसी कार जिनका CO2 एमिशन है लेकिन उनका CO2 एमिशन 1 से 50 ग्राम के इन बिटवीन है। मैं आऊंगा बच्चा, मैं वन बाय वन में यहाँ पे जब आऊंगा तो मैं RDE2 एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अभी तो मैंने सिर्फ वन बाय वन चला, हमने इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर ली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार वो कार जिसका CO2 एमिशन 1 ग्राम टू 50 के इन बिटवीन है। ऐसी कार्स के CO2 एमिशन परसेंटेज डिसाइड करने के लिए उनकी इलेक्ट्रिक रेंज देखी जाती है। अगर इलेक्ट्रिक रेंज 130 माइल्स और अबव है तो 2%, इलेक्ट्रिक रेंज 70 टू 129 माइल्स है तो 5%, 40 टू 69 माइल्स है तो 8%, 30 टू 39 माइल्स है तो 12%, लेस देन 30 माइल्स है तो 14%। तो भाई आप जरा एक नजर इधर भी देख लो, आप यही सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं कि ऐसी ये वाली जो है ना, ये चीज यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस की वो यहाँ पे दी गई है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जिनका CO2 एमिशन 1 से 50 के इन बिटवीन होता है, उनकी इलेक्ट्रिक रेंज होती है, और इलेक्ट्रिक रेंजेस आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये वही सारी बातें जो भी हमने डिस्कस की है यहाँ पे। और जो इलेक्ट्रिक कार्स वाली बात है ये भी हम ऊपर कर चुके हैं, यानी कि ये दो चीजें हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। यहाँ पे वापसी देख लो, आपको बात समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं ऐसी गाड़ियां जिनका CO2 एमिशन है, वो पेट्रोल भी हो सकती है और डीजल भी हो सकती है। लेकिन जब डीजल की बारी आएगी तो डीजल के लिए देखना पड़ेगा कि शायद वो डीजल कार RDE2 मीट कर रही होगी या नहीं कर रही होगी। तो ये डीजल कार मीटिंग RDE2 एंड नॉट मीटिंग RDE2। नाउ RDE2 स्टैंड्स फॉर रियल ड्राइविंग एमिशन। रियल ड्राइविंग एमिशन, रियल, D ड्राइविंग, E एमिशन। देखो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में इको कार्स का है ना, कार की कैटेगरीज की होती है ना, ये इको कार्स है, ये एक्स कार है, ये वी कार है। तो यूके में कार्स के लिए एक डीजल कार के लिए एक स्टैंडर्ड है कि ये डीजल कार क्या रियल ड्राइविंग एमिशन 2 स्टैंडर्ड मीट कर रही है या नहीं कर रही। RDE2 स्टैंड्स फॉर रियल ड्राइविंग 2 एमिशन स्टैंडर्ड, RDE2 स्टैंडर्ड। तो ऐसी गाड़ियां जो RDE2 स्टैंडर्ड मीट कर रही होंगी वो भले डीजल कार हो लेकिन उसकी ट्रीटमेंट पेट्रोल कार की तरह होनी है। और ऐसी डीजल कार जिसका RDE2 स्टैंडर्ड मीट ना होगा उसके लिए एक सेपरेट ट्रीटमेंट है। लेकिन अब चूंकि ये गाड़ियां CO2 एमिट कर रही हैं तो देखना ये कि CO2 एमिशन है कितना। ऐसी कार जिनका CO2 एमिशन 51 से 54 ग्राम के इन बिटवीन है, ऐसी पेट्रोल एंड डीजल कार के लिए जो रेलिवेंट CO2 एमिशन परसेंटेज चलेगा वो 15% होगा। आई रिपीट, ऐसी पेट्रोल एंड डीजल कार जिनका CO2 एमिशन 51 से 54 ग्राम्स के इन बिटवीन होगा, ऐसी कार्स के लिए हम 15% वहां पे फॉर्मूला में यूज करेंगे। अब अगली बात समझो, ऐसी पेट्रोल एंड डीजल कार जिसका CO2 एमिशन एग्जैक्टली 55 ग्राम के इन बिटवीन होगा, ऐसी डीजल एंड पेट्रोल कार के लिए हम 16% यूज करेंगे। ये अभी हम सिर्फ जबानी जमा खर्च बोल रहे हैं, अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी सीख लेंगे कि हाउ टू अप्लाई ऑल दीज परसेंटेजेस एंड व्हेन टू अप्लाई विच परसेंटेज, डोंट वरी। और अगर
ऐसी डी पेट्रोल एंड डीजल कार, याद रखना यहां मैं जो पेट्रोल के साथ डीजल कार का नाम ले रहा हूं, ये वो डीजल कार है जिसका RD2 मीट हो रहा है। ऐसी पेट्रोल एंड डीजल कार जिनका CO2 इमिशन 55 से ज्यादा है, 55 तक तो रहा 16%। अगर इनका CO2 इमिशन 55 से ज्यादा हुआ तब क्या करना है, तो इनका जो भी परसेंटेज है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं 70, एज्यूम एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने एज्यूम किया 70, आप कैलकुलेटर जरा उठा लो साथ में। हमने कहा एक ऐसी कार जिसका CO2 इमिशन 70 है, उस कार के लिए शुरू के 55 तक तो आ गया 16%। इससे ऊपर क्या करना है वो स्टेप आप यहां पे कर रहे हो और एक परसेंटेज फाइंड करोगे, जरा कैलकुलेटर उठा लो साथ में। मैंने कहा 70 में से 55 माइनस किया, डिवाइडेड बाय 5 करो, परसेंटेज बताओ कितना आ रहा है। जल्दी बता दो कितना परसेंट आ रहा है। जी जी बोलो बोलो, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई, जल्दी से। 3% आ गया। तो मैंने कहा ऐसी पेट्रोल एंड डीजल कार जिसका RD2 70 ग्राम पर किलोमीटर होगा, तो 16 + 3 19% उसका आ जाएगा। चेंज करते हैं, कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा। मैंने कहा नाउ लेट्स अज्यूम इस कार का CO2 इमिशन 110 या 107 ग्राम है। 107 ग्राम, 55 तक तो बना, 16% वो मैंने ले लिया। ऊपर वाले स्टेप में क्या करना, अब यहाँ पे चेंज आ जाएगा। मैंने कहा 107 में से 55 माइनस किया, डिवाइड बाय 5 करो, परसेंटेज क्या आ रहा है जरा बताएंगे। एग्जैक्ट बताना क्या आ रहा है। 10.4 आ रहा है, 10.4%। लेकिन साथ में एक रूल है कि आप इसको राउंड डाउन करोगे, जो भी परसेंटेज आएगा उसको राउंड डाउन करोगे। मैथ्स का रूल है, तीन में तीन काम होते हैं, राउंड अप, राउंड ऑफ, राउंड डाउन। राउंड ऑफ, राउंड अप, राउंड डाउन। यहाँ पे स्पेसिफिक रूल राउंड डाउन है। राउंड डाउन का मतलब कि डेसिमल प्लेसेस जो भी आएंगे आप उसको इग्नोर करोगे। इवन यहाँ पे 10.9 भी आया होता तो मैथ्स के रूल के मुताबिक 10.9 को हम 11 बोलते हैं। यहाँ पे बेशक 10.4 की बजाय 10.9 भी आया होता, मैं उसको 10% ही लेता। तो मैंने कहा अब इधर क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब टोटल परसेंटेज हो जाएगा 16 10 26% हो जाएगा। यहाँ तक सही है। मैं कह रहा हूँ 10.8 क्या, यहाँ पे 10.9 भी आया होता तो मैं 0.9 को इग्नोर करता, मैं इसको 10 ही कंसिडर करता। राइट, राउंड डाउन का रूल है। नाउ अनदर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू के यार अब हमारा जो परसेंटेज है CO2 इमिशन, लेट्स से नाउ द कार CO2 इमिशन इज 121, 121 इज मोर देन 15, सॉरी 55, तो 16% तो आएगा ही आएगा। आगे क्या करना है, 121 माइनस 55 डिवाइड बाय 5, जरा बताओगे क्या आ रहा है। एग्जैक्ट बताओ कितना आ रहा है। 13.2 आ गया परसेंट, तो हमने कहा 0.2 काट दो, बाकी बचा 13%। तो ये हो गया 16 और 13, 29%। तो इस फॉर्मूला में फिर हम 29% यूज करेंगे। अब हमने एक और चीज आगे सीखी। हमने कहा अब अगर यही कार, फॉर एग्जांपल ये तो हम इस हेडिंग में रह के बात कर रहे थे ना कि गाड़ी पेट्रोल है या डीजल है, और डीजल भी ऐसी जो RD2 मीट कर रही हो। अगर ये गाड़ी, अब मैं अज्यूम करूं कि ये इस वाले कॉलम के लिए हम कैलकुलेशन करें कि ये डीजल कार है और ऐसी डीजल कार है जो RD2 मीट नहीं कर रही, अब 121 तो आ गया। अब बताओ क्या करना है, रूल के मुताबिक आपको क्या कह रहा है। तो कह रहा है जो भी परसेंटेज आएगा इसमें 4% एक्स्ट्रा ले लो। तो 29 में अगर 4% एक्स्ट्रा ले, 29, 30, 31, 32, 33% आ गया। मैं अज्यूम करूं, मैं इस कॉलम के लिए बात करूं कि अगर ये डीजल कार है और जिसका RD2 मीट नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, जो भी नॉर्मल कैलकुलेशन की उसमें एडिशनल 4% ले लो। दो तरीके हैं इसके, या तो फाइनल अमाउंट में 4% एडअप करवा दिया 33 तक पहुंच गए, या एक दूसरा तरीका है इधर से जो फॉलो किया। मैंने कहा अगर इस कॉलम के लिए काम कर रहा हूं तो नॉर्मल परसेंटेज में जो कि 16% है, इसमें 4% एडअप कर लूंगा तो ये तो हो गया 20। अब एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर लूंगा। अब एक्स्ट्रा कैलकुलेशन यहां पे करूंगा, 121 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 5, तो आ गया 13।
तो 20 और 13 33 हो गया। 4% एक दफा ऐड करना है, या तो इधर ऐड करवा लो या फाइनल में ऐड करवा लो। ऐसा नहीं करना कि यहाँ 33 लेके इसमें भी वापसी 4% एडअप कर लो तो इसको 37 कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। याद रखना ये जो एडिशनल 4% है ये एक ही दफा में एडअप करना है, बार बार ऐड नहीं करना। यहां तक सही है। तो मैंने कहा अगर मैं इस पैटर्न को यहां के लिए सॉल्व करता और मैं एज्यूम करता कि ये एक ऐसी कार है जिसका RD2 मीट नहीं हो रहा, ये डीजल कार है, तो मैं दो तरीके से कैलकुलेशन करूंगा। एक तो मैंने कहा कि यहाँ यहीं पे 16 + 4 20% ले लिया ये, और एडिशनल वर्किंग की 121 - 55 डिवाइडेड बाय 5, तो 13% आ गया। जब मैं यहाँ पे 4% लेके 20 ले चुका ना, तो अब 20 12 20 और 13 को 33% ले लिया। या यहाँ पे अगर मैं 121 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे अगर 16 लिया, बाकी कैलकुलेशन करके मेरे पास 13 आया था, और इसके बाद जो आएगा था 29, तो लास्ट में एक दफा 4% ऐड कर दूं तो ये 33%। तो कहने का मकसद ये कि 4% या तो ऊपर एडअप करवा लो या फाइनल में एडअप करवा लो, ये वन टाइम लेना, ये बार बार 4% ऐड नहीं करवाना। ये बात क्लियर हो गई? जी, ये बात क्लियर हो गई। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। ये बात हमें समझ में आ जाएगी। वो लास्ट एग्जाम्पल बेसिकली एक नीचे रूल लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि जब भी कभी ये कार बेनिफिट परसेंटेज आएगा ना, ये जब भी आए ये 37% से ज्यादा कंप्यूट नहीं हो सकता। क्या मतलब हुआ? 2 मिनट के लिए छोड़ दो मेरी बात को, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने कहा एक गाड़ी जिसका CO2 इमिशन 193 ग्राम पर किलोमीटर है, ये 193 ग्राम पर किलोमीटर है। और अगर वो ये गाली गाड़ी है, फॉर एग्जांपल मैं अभी इसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो पेट्रोल या डीजल है, लेकिन ऐसी डीजल कार है जिसका RD2 मीट हो रहा है, तो 193 ग्राम पर किलोमीटर के लिए आप कैलकुलेशन फटाफट बताओ क्या बनेगी। शुरू के 55 तक तो 16% रहेगा। अब 193 - 55 डिवाइडेड बाय 5, 193 - 55 डिवाइडेड बाय 5, प्यारे जरा परसेंटेज बताना कितना आ रहा है। 193 - 55 डिवाइडेड बाय 5, आपने बताया कि 27.6 आ रहा है, तो मैंने 27% लिखा। ठीक है जी, 27%। अगर इन दोनों को एडअप कर दूं, 27% और 16%, तो ये कुल मिला के हो गया 43%। और अगर मैं यही बोलूं कि अब इस कॉलम के लिए काम कर रहा हूं, तो आप बोलोगे 43% जो भी फाइनल है उसमें 4% एक्स्ट्रा ले लो, तो ये हो गया 47%। अब जरा लास्ट नोट बोलो और बताओ कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। लास्ट नोट पढ़ो और बताओ क्या ये एक्सेप्टेबल है, क्या ये एक्सेप्टेबल है, यस या नो। लास्ट नोट पढ़ो। नोट में लिखा है कि कार बेनिफिट परसेंटेज कैन नॉट गो बियॉन्ड द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ 37। बेशक वो इस कॉलम के लिए 43 कैलकुलेट हुआ हो या इस कॉलम के लिए 47 कैलकुलेट हुआ हो, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि टैक्स लॉ कहता है कि ये परसेंटेज मैक्सिमम 37 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, भले वो किसी भी तरह की गाड़ी हो। तो यहां बेशक हमने 43 और ये डीजल कार नॉट मीटिंग RD2 47 तक चले गए, लेकिन हमने कहा ये दोनों बेकार हो गए। अगर ये वाली गाड़ी होगी तब भी 37 होगा, अगर ये वाली हिसाब होगा तब भी 37 होगा, इससे ज्यादा नहीं जाया जा सकता। यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है तो समझो हमने इस फॉर्मूला के मुताबिक सारी स्टोरी डिस्कस कर ली। अब हम फौरन से इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, तो जिसमें ये सारी बात कंक्लूड हो जाएगी। तो आए जरा एग्जाम्पल की तरफ। रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज, हमें कार बेनिफिट कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 24-25, हमारा टैक्स ईयर 24-25 6 अप्रैल 24 को स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल 25 को एंड होता है। इस पूरे टाइम पीरियड के लिए, फिस्कल ईयर 24-25 के लिए, फैशनेबल पीएलसी इज द नेम ऑफ एम्प्लॉयर। फैशनेबल पीएलसी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एम्प्लॉयज विद द कंपनी कार्स। पहला एम्प्लॉय है अमेंडा। अमेंडा वॉज प्रोवाइडेड विद द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कंपनी कार थ्रू आउट। जहां कहीं भी थ्रू आउट का वर्ड नजर आए आपको टेक्स्ट में, तो इसका मतलब होता है कंप्लीट 12 मंथ्स ऑफ द फिस्कल ईयर। Amanda was provided with a hybrid electric company car throughout the tax year 24-25, means complete 12 months of the fiscal year she was provided with the company car. And keep remember it's a hybrid electric car. अगर मैं यहाँ से देखूँ तो we are talking about hybrid electric car, and the percentage decision lies on the electric miles, electric range. Read it.
The company has the car has a list price of 32,200 and the official CO2 emission is 24 gram. Now we check कि इसके in between ही आपका 24 grams आ रहा है. Further thing to check is about the electric range. 24 grams इसके in between आ रहा है. Electric range के बारे में हमें कह रहा है and an electric range of 90 miles. 90 miles is in between 70 to 129. तो ये हमने कहा ऐसी कार के लिए रेलिवेंट CO2 इमिशन परसेंटेज विल बी 5%. नाउ अब एक चीज देखो, आपने फड्डे में नहीं पड़ जाना कि भाई हमें कॉस्ट ऑफ कार के लिए डाटा दो सारा. अगर उसने इस कॉस्ट ऑफ कार के लिए ये पूरी बात आपको नहीं देगी तो आपकी जान छूट गई ना भाई, आसानी होगी आपके लिए. यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू दी गई है दैट इज 32,200 दैट इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ कॉस्ट ऑफ द कार. तो हमने फॉर्मूला दोबारा लिखा. Formula is the cost of car is to be multiplied with the CO2 emission percentage and it is to be multiplied with the number of months of the fiscal year the car was used for employee. Cost of car एक single value given at 32,300 and we have already based on these data given we have decided the relevant percentage because car is a hybrid electric car. The relevant percentage will be 5% and throughout का मतलब complete 12 months के लिए. तो यहां पे हम फ्रैक्शन मल्टीप्लाई ले लेंगे 12/12. कैन यू प्लीज सॉल्व? कैन यू प्लीज कैलकुलेट द कार बेनिफिट फॉर फर्स्ट पर्सन? द नेम ऑफ द पर्सन इज अमेंडा. जी इतना टाइम भाई, इतना टाइम जल्दी से. Very right. So we have calculated the car benefit for first employee and the car benefit amount is 1610. अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि एम्प्लॉय एक XYZ अमाउंट पे कर रहा है अगेंस्ट दी प्राइवेट यूज ऑफ कार, ये वाला एलिमेंट हमें नहीं दिया हुआ. अगर दिया होता तो हम यहां से माइनस करते.